टेस्ट का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं हम, जिसमें हमारा आज छठा पेपर था। छठे पेपर में जैसे वैसे पैटर्न की बात करें, पहले हमारे अलग अलग कोर्स के हिसाब से, लेकिन अब अगर बात करें तो होल सब्जेक्ट के सबके जो इक्वल मार्क्स आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आज हमारा ये दूसरा टेस्ट था, जिसमें सारे सब्जेक्टों को इक्वल मार्क्स के हिसाब से, मतलब ईच सब्जेक्ट के 10-10 क्वेश्चन आ रहे थे, तो 100 क्वेश्चन थे। उसमें हम स्टार्ट करें सबसे पहले, जो क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले हो रहे हैं ये हमारे एक्सटेंशन सब्जेक्ट के हैं। सबसे पहला क्वेश्चन था, राष्ट्रीय गोकुल मिशन का आरंभ कब हुआ? तो गोकुल मिशन की स्थापना कब हुई, आपको आइडिया हो तो? कब स्थापना हुई थी? 2014 को हुई है। वो भी कब हुई है? दिसंबर में हुई है। किस लिए हुई थी इसकी? इसकी स्थापना की जो ग्रामीण किसान हैं, ग्रामीण जो खेती कर रहे हैं, पशुपालक हैं, उनको क्या दूध का डेयरी की तरफ लगाव की वजह से दूध उत्पादन कैसे बढ़ाएं, उनको कैसे लाभान्वित कर सकते हैं, उसके लिए ये राष्ट्रीय गोकुल मिशन की स्थापना हुई थी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने की थी। और कब हुई है? दिसंबर 2014 में हुई है। तो ठीक से ध्यान रखना। बाकी जो डेट दे रखी है 2012, आपको पहले मैंने कई बार आपको बताया है कि 2012 दे रखी है, वो तो हमारी पशुगणना थी। 2007 है, वो भी हमारी पशुगणना थे। ये दो आंकड़े तो बेस्ट आंकड़े थे हमारी पशुगणना के, 18वीं 19वीं का। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, कौन सा दृश्य साधन नहीं है? दृश्य का मतलब एक तो हमारा होता है ऑडियो, एक हमारा होता है विजुअल। दृश्य का मतलब क्या है? विजुअल। तो विजुअल की बात करें, बाकी तीन तो विजुअल है, दृश्य है, जैसे फ्लैश कार्ड है, पिक्चर है, ब्लैक बोर्ड है। तीन ऐसे हमारे प्रसार साधन है, जैसे फ्लैश कार्ड की बात करें, पिक्चर की बात करें, ब्लैक बोर्ड की बात करें। तीन तो दृश्य साधन है, लेकिन जो रेडियो है, रेडियो दृश्य नहीं है। वो कैसे है? ऑडियो है। ऑडियो मतलब उससे हम क्या सुनते हैं। तो बिल्कुल अलग आंसर दिख रहा है, ठीक से आराम से करो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। फ्लैश कार्ड क्या होता है, थोड़ा सा बता सकते हैं आपको? कार्ड होगा जिसमें क्या बिल्कुल समरी से एक साइड में जैसे क्वेश्चन दे दिए, दूसरी उसके बैक साइड में क्या कर दिया, उनके क्या कर दिया हमने, उनके आंसर लिख दिए, उसके अकॉर्डिंग ये फ्लैश कार्ड बनाया जाता है। बहुत ही शॉर्ट स्वीट इसमें जानकारी दी होती है। पिक्चर जैसे हम फोटो की बात करते हैं, ब्लैक बोर्ड जिसमें हम ज़्यादा लिखने का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन हमारा, केवीके का स्पॉन्सर या फाउंडर कौन है? किसने इसको फाउंड किया, किसने इसको तैयार किया? केवीके क्या है पहले तो ये पता होना चाहिए। कृषि विज्ञान केंद्र जिसको हम कहते हैं। तो इसकी स्थापना या इसको किसने बनाया? तो यहाँ पे चार संस्थाओं के नाम लिख रखे हैं। पहली संस्था का नाम लिख रखा है राजूवास। राजूवास नाम सुना है? हमारे राजस्थान जो वेटरनरी यूनिवर्सिटी है जो बीकानेर में है, जो 13 मई 2010 को स्थापित हुई थी। उसका इसके साथ लिंक नहीं है, लेकिन इसके अंडर में केवीके बना था। हमारे जो नौहर राठी फार्म है वहाँ पे एक केवीके है, जो पहला एक राजूवास एक ऐसी यूनिवर्सिटी है, पूरी होल इंडिया की मैं बात करूँ तो ऐसी यूनिवर्सिटी है जिस यूनिवर्सिटी के तहत, मतलब यूनिवर्सिटी के अंडर में केवीके बना था, जो नौहर में है। लेकिन यहाँ पे जो केवीके का मैं जो जिक्र कर रहा हूँ, ये क्या होल केवीके की बात करूँ, पूरे इंडिया के जो केवीके है उनको स्पॉन्सर कौन करता है? उनको स्पॉन्सर कौन करता है? ICAR। मतलब थर्ड क्वेश्चन आंसर क्या आएगा हमारा? थर्ड आएगा, ICAR। उसके बाद में NDRI करनाल है, ये हमारा डेयरी का पूरा काम देखती है। उसके बाद में जो डी ऑप्शन में दे रखा है, डी ऑप्शन में क्या दे रखा है? IVRI। यहाँ पे क्या होता है, जितने भी वेटरनरी के इंस्टीट्यूट के जितने की यहाँ पे रिसर्च होते हैं, तो अलग अलग टाइप से क्वेश्चन है। डेयरी फार्मिंग का टोटल पूछे किसके अंडर में होता है, उत्तर आएगा NDRI। अगर आपसे पूछता है कि जितने भी वेटरनरी के रिसर्च होते हैं वो किसके अंडर में होते हैं, तब उत्तर आएगा होगा IVRI। और राजस्थान में वेटरनरी यूनिवर्सिटी जो अब तो दूसरी बनने जा रही है, 2000 ये 10 में बनी थी उसके बाद में, लेकिन राजस्थान की पहली वेटरनरी यूनिवर्सिटी का नाम पूछे तो आपको क्या बताना है? राजूवास। ऐसे ही अगर केवीके का स्पॉन्सर या केवी की बात करें, किसके अंडर में काम होता है? सारा सारा ICAR के अंडर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का जिक्र करेंगे, फोर्थ क्वेश्चन। वह शिक्षा जिसे सीखने की कोई उम्र नहीं होती, मतलब कोई क्राइटेरिया नहीं, कभी भी आप सीख सकते हो। जैसे हमारी फॉर्मल इनफॉर्मल दो बेसिक हमारी यहाँ पे एजुकेशन की बात करें, शिक्षा की बात करें, दो ऑप्शन थे हमारे यहाँ पे। तो एक होता है औपचारिक, एक होता है अनौपचारिक। एक होती है फॉर्मल, होती है एक इनफॉर्मल। जो इनफॉर्मल होती है उसमें कोई भी उम्र का कोई क्राइटेरिया नहीं होता। तो इनफॉर्मल का ही पार्ट कौन सा? हमारा प्रसार शिक्षा है। तो यहाँ इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम बात करें तो दो ऑप्शन ऐसे हैं। एक ऑप्शन तो हमारा क्या हो गया? प्रसार शिक्षा। सेकंड ऑप्शन क्या हो गया? अनौपचारिक शिक्षा। दोनों ऑप्शन ही ऐसे ऑप्शन है जिनमें कोई उम्र का कोई क्राइटेरिया नहीं है। मीन्स आप इन दोनों से शिक्षा लेना चाहते हो तो कोई उम्र का क्राइटेरिया नहीं है। यहाँ पे कोई कॉलेज का, कोई स्कूल का कोई लेसन नहीं है। लेकिन जो औपचारिक है वहाँ पे क्या होता है?
जो औपचारिक है वहाँ पे क्या होता है, कोई बर्थ सर्टिफिकेट होता है, कोई एजुकेशन की बात करें, स्कूल कॉलेज की बात करें, यूनिवर्सिटी की बात करें, तो वो होती है औपचारिक, वो होती है मतलब फॉर्मल। इसलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों ही सही है। इसलिए राइट आंसर क्या बनेगा, से बनेगा, मतलब सी बनेगा। ए और ब दोनों इसके आंसर आएंगे। तो ये चौथा क्वेश्चन था। उसके बाद में चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की बात, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 13 जून को आने वाले क्वेश्चनों में चार जो पहले क्वेश्चन थे उनका इतना नहीं कह सकते, लेकिन ये क्वेश्चन जो है 5 नंबर क्वेश्चन है, 13 जून को लगभग आने के इसके चांस हैं। इसको ठीक से समझना है। इसको स्टेप बाय स्टेप की बात कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब पद बाय पद की बात कर रहे हैं। तो 3 प्रकार के हमारे यहाँ पे डेमोस्ट्रेशन होते हैं। पहली डेमोस्ट्रेशन होती है हमारे यहाँ पे जो नाम लिख रखा है विधि, विधि मतलब मेथड। सेकंड का जो नाम लिख रखा है परिणाम, परिणाम मतलब फल या रिजल्ट। थर्ड होता है हमारे यहाँ पे जॉइंट, जॉइंट का मतलब संयुक्त है। तो सबसे पहले जो विधि है उसमें स्टेप बाय स्टेप काम होता है। यहाँ पे अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना। सेकंड है हमारा यहाँ पे सीइंग इज बिलीविंग, देख के विश्वास करना। तो ये दो जो वर्ड है दोनों विधि के लिए ये यूज होता है। सीइंग बाय, सीइंग इज बीइंग किसके लिए होता है, परिणाम के लिए होता है। तो यहाँ पे ठीक से इनको समझना है। सबसे पुरानी और सबसे सिंपल जो विधि है किसको माना जाता है, उसका आंसर है हमारा, उसका डेमोस्ट्रेशन का मतलब उस प्रदर्शन का आंसर क्या है, विधि है, पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप किसके लिए, तो विधि, दूसरा क्वेश्चन। थर्ड लर्निंग बाय डूइंग किसके लिए यूज होगा, विधि के लिए। तीन तो ये क्वेश्चन हो गए। अकेले विधि की बात कर रहा हूँ मैं, विधि की बात कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन क्या है, स्टेप बाय स्टेप। सेकंड है लर्निंग बाय डूइंग, सेकंड। थर्ड अगर हम बात करें यहाँ पे इसके एग्जाम्पल की बात करें, अगर एग्जाम्पल आपसे पूछा जाता है, जैसे आपने फुल हैंड मिल्किंग मेथड नाम सुना है, या हम किसी पशु को कोई दवाई पिला रहे हैं, ड्रेंचिंग करवा रहे हैं, दवाई दे रहे हैं उसको, तो कोई देने का तरीका यहाँ पे कोई जो सिखाने वाला होगा, जो भी एक्सपर्ट होगा, वो गांव में जाके वहाँ पे जो अपना जो डेमोस्ट्रेशन देगा, विधि का प्रदर्शन करेगा, तो वहाँ पे वो सिखाएगा कि इस टाइप से आपको दवाई देनी है, इस टाइप से आपको दूध निकालना है। तो ये बेस्ट एग्जाम्पल है। फुल हैंड मेथड की बात करें, या आप इसमें बात कर सकते हो कि किसी को आप दवाई पिला रहे हो या कोई इंजेक्शन लगा रहे हो, तो कर करके दिखा रहे हो, मतलब लर्निंग आप सीख रहे हो किसके माध्यम से, करके सीखना। तो आंसर क्या आएगा, विधि आएगा। सेकंड हम बात करें यहाँ पे परिणाम की। परिणाम में यहाँ पे कनेक्शन होता है, जो पुरानी रूढ़िवादी जो पद्धतियाँ थी उनके माध्यम से उनके साथ नई चीज़ों को जोड़ के आप कोई रिजल्ट निकालोगे, मतलब आप क्या कर रहे हो, विश्वास पैदा कर रहे हो, दिखाकर विश्वास पैदा कर रहे हो, इसमें क्या आएगा, परिणाम आएगा। जैसे हम दो की तुलना कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे फुल हैंड मेथड की तुलना आप किसके साथ कर सकते हो, फुल हैंड के साथ। आप आज से फुल हैंड से का मतलब क्या है, यहाँ पे क्या नकली मेथड यूज नहीं करना, पूरा हमारे यहाँ पे अंगूठे को बिल्कुल अलग रखना है। और किसकी हेल्प लेनी है आपको, अंगुलियों की सहायता लेनी, पूरी यहाँ पे मुट्ठी की सहायता लेनी है। फुल हैंड मेथड उसको बोलते हैं। तो इस तरीके से दूध निकालेंगे तो कोई मैस्टाइटिस का या फिर फाइब्रोसिस का, टीट का या फिर लीकी टीट का होने की कोई चांस यहाँ पे नहीं रहेंगे। तो वो हमारा था फुल हैंड मेथड। एलपीएम में हम ये बहुत अच्छी तरह पढ़ते हैं। उसके बाद में आजकल जो हम बोलते हैं स्वच्छता की बात करते हैं, हाइजेनिक कंडीशन की बात करते हैं, उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, मिल्किंग मशीन यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे परिणाम में दो विधियों की हम कंपैरिजन करते हैं, पुरानी विधि की और नई विधि की। नई विधि कौन सी होगी हमारी, मिल्किंग होगी। पुरानी विधि कौन सी होगी हमारी, यहाँ पे फुल हैंड मेथड हो गया। दोनों की कंपैरिजन करना किस में होगा, हमारे यहाँ पे परिणाम है। इसलिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो पहला और दूसरा ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें बनते हैं। जॉइंट की हम बात करते हैं, यहाँ पे तुलना नहीं की जाती, दो विधियों की यहाँ पे कंपैरिजन नहीं की जाती, लेकिन यहाँ पे पहली और दूसरी को मिला के काम किया जाता है। पहली को भी काम में लेंगे, दूसरी को भी काम में लेंगे। जैसे हम एग्रीकल्चर फील्ड की बात करते हैं, उन्नत किस्म के जो बीज होते हैं, जो हाइब्रिड बीज है, उससे हम प्रोडक्शन की बात करते हैं। आज अगर हम कृत्रिम गर्भाधान की बात करते हैं, तो जो बुल से हम नेचुरल सर्विस कराते हैं, उनसे जितना प्रोडक्शन, जितना नस्ल सुधार होना होता है उतना नहीं हो पाता। इसलिए आज के टाइम में अगर आपको बेस्ट, अगर आपको ऑब्जर्वेशन करनी है, बेस्ट आपको रिजल्ट देना है, बेस्ट नस्ल तैयार करनी है, तो हम कृत्रिम गर्भाधान की सहायता करते हैं, मतलब उन्नत बीज का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर भी यूज़ होती है, यहाँ पे हमारा वेटरी फील्ड भी यूज़ होता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर एक्सटेंशन की बात करें, ये तीन जो ऑप्शन है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में मैंने इतना टाइम इसलिए दिया है आपको कि इसको ठीक से आपने नहीं समझा है, तो दोबारा से आप बैक करके इसको दोबारा से रिवाइज करके सीख सकते हो। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पांचवा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, नॉन प्रोजेक्टेड एड्स नहीं है, नहीं वाला पूछा है। बाकी तीन तो इसमें नॉन प्रोजेक्टेड, जैसे फ्लैश कार्ड है, चार्ट है, और क्या है यहाँ पे
पोस्टर, ये तीन तो क्या है जिसमें प्रोजेक्ट की मतलब क्या यहाँ पे डिवाइस की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो हमारा कंप्यूटर है उसमें प्रोजेक्ट चाहिए, यहाँ पे डिस्प्ले चाहिए, यहाँ पे डिवाइस चाहिए, इसलिए इसका राइट आंसर क्या बन गया, यहाँ पे सेकंड आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट हम बात करते हैं 7th क्वेश्चन की। श्वेत क्रांति यहाँ पे बात करते हैं हम। आपको याद होगा तो जो डॉक्टर वर्गीस, इनके क्या फादर है, मिल्क मैन को बोला जाता है। ऑपरेशन फ्लड बाद में स्टार्ट किया था, 1970 में स्टार्ट हुआ था। उसके कितने चरण हैं, 3 चरण है। 70 से 80 की बात करें, फिर 81 से हमारा क्या 85, और 85 से बाद में क्या 96 तक की बात करें तो कितने स्टेप थे उसमें, कितने चरण आ चुके हैं, 3 चरण आ चुके हैं, ध्यान रखना है इसका। तो 7th क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, हमारा फर्स्ट आंसर बनेगा। इसके बाद में आगे चलते हैं, मेले में पशु लाने का टैक्स, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेले से पशु लाएंगे तो टैक्स का जो सर्टिफिकेट आपको देगा, रवानगी जिसको बोलते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, ए आंसर बनेगा, रवाना, रवानगी। वहां से क्या कर रहे हैं, डिस्पैच कर दिया कि आप इस पशु को ले जा सकते हो। इसके साथ मैं 2 चीज़ की चर्चा और करूंगा, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब तक के जो 8 क्वेश्चन आए हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था हमारा 5वां, उसके बाद में है 8वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो, एक नाम है लाल चिट्ठी, एक नाम है सफेद चिट्ठी। लाल चिट्ठी होती है एंट्री, मतलब यहाँ पे प्रवेश। जब भी मेले में कोई पशु लेके जाएगा तो सबसे पहले उसको जो सर्टिफिकेट मिलेगा, जो उसको यहाँ पे रसीद मिलेगी, चिट्ठी मिलेगी, उसका नाम होता है लाल चिट्ठी, मतलब एंट्री। एंट्री पास हो गया, एंट्री करने के लिए पास चाहिए, तो कौन सी चिट्ठी होगी, लाल चिट्ठी, याद रखना है इसको। आगे जो सेकंड ऑप्शन की हम बात कर रहे हैं, सफेद चिट्ठी, ये कब काम आएगी हमारे यहाँ पे, खरीदते हैं बेचते हैं तब सफेद चिट्ठी का यूज होता है। ये सेकंड क्वेश्चन इसमें बनता है। पशु को खरीदते हैं बेचते हैं, वहाँ पे क्रेता के विक्रेता के दोनों के साइन होते हैं। जो बेचने वाला है वो विक्रेता है, खरीदने वाला वो क्रेता है। क्रेता के जो साइन होंगे विक्रेता के भी साइन होंगे। क्रेता के यहाँ पे 2 रुपये फीस लगती है, जो विक्रेता होता है, सॉरी, जो विक्रेता है उसके 2 रुपये चार्ज लगते हैं। जो क्रेता होता है उसके 8 रुपये चार्ज लगते हैं। वो 8 रुपये के चार्ज के बाद में ये सफेद चिट्ठी तो उसके पास रहती है, उसके साथ तीसरा सर्टिफिकेट उसको दिया जाता है, जिसको हम रवाना कहते हैं। मतलब पशु लाने के लिए जो टैक्स है उसकी 8 रुपये चार्ज होता है उसका, आज के टाइम की अगर बात करें तो। ये मेले से लाते वक्त ये उसके पास होता है, मतलब दोनों चीज़ें उसके पास होती है। सफेद चिट्ठी भी उसके पास होती है कि मैंने इससे, इस आदमी से ये पशु खरीदा है और इतने रुपए में खरीदा है। उसके बाद में उसको रवाना के लिए अलग से एक सर्टिफिकेट, अलग से रसीद दी जाती है, तो उसके माध्यम से वो बाहर जब जाएगा तो दिखा सकता है कि मैंने ये पशु खरीद लिया है। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये तीनों। लाल चिट्ठी एंट्री के लिए था, सफेद चिट्ठी किसके लिए था, खरीदने के लिए बेचने के लिए था, रवाना किसके लिए था, वहां से जब बाहर आएगा तो उसको क्या दिखाना पड़ेगा, रवाना दिखाना पड़ेगा। तो ये 8वां क्वेश्चन था। आगे चलते हैं। 2019 में पशुगणना में भारत में कुल पशुधन मिलियन में है, ध्यान रखना है इसका, ठीक से आंसर। आंकड़ा जो पूछा है ना सबसे इंपॉर्टेंट, जो मात्रा का वो सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले लिख रखा है 535, यही इसका राइट आंसर है, 535। ये आंकड़ा आपको याद करना पड़ेगा। हमारी जो पीछे की जो 3 पशुगणना है उनकी मैं थोड़ी सी बात करूंगा यहाँ पे। 2019, उससे पहले 2012 की बात करें, उससे पहले 2007। अभी जो लेटेस्ट हुई है वो कब हुई है, 2024 में, हमारे अक्टूबर में स्टार्ट हुई थी और 30 अप्रैल 2025 को यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। तो अगर 2019 की बात करें तो राइट आंसर यही है। तो जो 2012 है उसमें 12 वाला आंकड़ा मिलेगा, बै वाला मिलेगा। 2007 में है वो 529 वाला है। ये तीनों के अलग अलग आंसर मैंने बना रखे हैं यहाँ पे। तो 2019 में सबसे ज्यादा पशु है 535। 2012 की बात करें तो 512.06 है। 2007 की बात करें तो कितना, 529.70 है। एक आंकड़ा और लिख रखा है 851, ये है आंकड़ा कौन सा है, 2019 में पोल्ट्री का आंकड़ा है। पोल्ट्री कितनी थी इंडिया में, तो 851.81 है। तो अकॉर्डिंग टू हम बात करें, पशुगणना की बात करें, एक क्वेश्चन फिक्स आएगा। अगर हम 13 जून की बात करें, कोई भी चांस नहीं कि एक क्वेश्चन आए, हो सकता है 2 क्वेश्चन भी इसमें आ जाए। नेक्स्ट पे चलते हैं। सभी योजना की मदर कौन है, वैसे देखें आज मदर डे है, सेकंड संडे ऑफ मई इज मदर डे। मदर डे ऑफ ऑल स्कीम किसको बोला जाता है, KVS को बोला जाता है। केवी की विलेज स्कीम, KVS का पूरा नाम क्या है, की विलेज स्कीम को ही सभी योजनाओं की क्या बोला जाता है, माँ बोला जाता है। उसके ऊपर ऑप्शन है KVK कृषि विज्ञान केंद्र है, ये पशु विज्ञान केंद्र है। PV के हमारे राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर में 14 बने हुए हैं, और V6 की हमारी जो वेटनरी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया है, जितनी भी हमारी वेटनरी की ब्रांचेज है, जितनी भी यूनिवर्सिटियाँ हैं, सबको जो वेरीफाई करती है, सबको जो मान्यता प्राप्त करती है, उस संस्था का नाम क्या है, दिल्ली में VCI। इस क्वेश्चन की बात करें तो 10वें क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या बनेगा, C बनेगा।
नेक्स्ट हम बात करते हैं निम्न में से कौन सा दर्द रहित व्याधि है, मतलब प्रॉब्लम है जिसमें दर्द नहीं होता। दर्द वाली अलग कर लो तीन, एक दर्द वाली नहीं है। जैसे एब्सेस है, उसमें क्या होता है, पस भर जाता है, पस में पक्का सबको पता है कि उसमें पेन होता है, तो मतलब क्या है, दर्द वाली है ये। सिस्ट की बात करें, हिमेटोमा की बात करें, ट्यूमर, इन तीनों में एस है और द की बात करें, ए और सी और डी की बात करें, इन तीनों में दर्द होता है लेकिन सिस्ट में पेन नहीं होता है, जिसको गांव में हम देसी भाषा में रसौली रसौली कह देते हैं। इसमें क्या है, लंबे समय तक पड़ी रहती है, साइज बढ़ता नहीं है, लगभग एक जैसा ही फिक्स रहता है। तो इसकी अगर बात करें तो इसमें पेन नहीं होता। बाकी तीनों कंडीशन में चाहिए, मेटोमा उसमें क्या ब्लड का एक्यूमुलेशन होगा, ट्यूमर में वहाँ पे ग्रोथ हो जाती है कोशिका की बहुत ज़्यादा, एब्सेस में पस हो जाता है। तो इन तीनों ऑप्शनों में क्या हो रहा है, यहाँ पे दर्द होता है, लेकिन यहाँ पे जो बी की बात करें इसमें पेन नहीं होता है। तो 11th क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा, हमारा सेकंड बनेगा। इसके बाद में आगे चलते हैं, स्प्रेन व स्ट्रेन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। थोड़ा सा मैंने उल्टा लिख दिया कंफ्यूजन के लिए, पहले स्ट्रेन होता है, याद रखना ये, उसके बाद में स्प्रेन होता है। इसका मतलब यहाँ पे खिंचाव है और इसका मतलब यहाँ पे मोच है। ध्यान रखना, जो स्ट्रेन है उसमें मांसपेशी या टेंडन, मांसपेशी या टेंडन में अगर खिंचाव आता है उसको हम किस नाम से जानते हैं, स्ट्रेन के नाम से जानते हैं। स्प्रेन को हम किसके नाम से जानते हैं, हिंदी में तो वैसे मोच कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम किस में होती है, लिगामेंट में। लिगामेंट में खिंचाव अगर आता है, लिगामेंट में खिंचाव आता है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेन बोलते हैं। तो पहले देखो यहाँ पे स्प्रेन लिख रखा है, स्प्रेन लिख रखा है, तो आपको लिगामेंट चूज करना पड़ेगा। चार ऑप्शन आपके सामने नजर आ रहे हैं, एक ही ऑप्शन ऐसा है, बी वाला जो ऑप्शन है वो एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें लिगामेंट पहले लिखा हुआ है, ध्यान रखो यहाँ पे। तो बाकी देखने की जरूरत ही नहीं बची, तो राइट आंसर हमारा क्या बनेगा, सेकंड बनेगा। तो पहले की बात करें, यहाँ पे पहले ऑप्शन में उल्टा लिख दिया, नीचे वाले की बात करें तो टेंडन के साथ मांसपेशी लिख दी, मतलब एक ही बात है दोनों। और यहाँ पे अगर बात करें तो मांसपेशी के साथ यहाँ पे टेंडन उल्टा लिख दिया इसमें। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद में अगर आपको थोड़ा सा आगे नॉलेज हो तो स्ट्रेन व स्प्रेन के बाद में आगे क्या आता है, आगे क्या आता है, डिसलोकेशन होता है, जिसको लैक्सेशन बोलते हैं। जॉइंट में हमारा जो आर्टिकल प्रवेश है वो अपने स्थान से क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। ऐसे उसके बाद में नेक्स्ट, अगर हम जितनी भी मैंने आपको सर्जरी पढ़ाई है मैंने ऐसे समीकरणों के हिसाब से पढ़ाई है। तो पहले स्ट्रेन, फिर स्ट्रेन, उसके बाद में डिसलोकेशन है, उसके बाद में क्या हमारा फ्रैक्चर है। अगली कंडीशन है, एनेस्थेशिया पूछा है कि पूंछ जब विच्छेदन कर दें, पूंछ को जब अलग करते हैं, कोई वजह से अलग किया जाता है, तो कौन सा एनेस्थेशिया हम उसमें यूज करते हैं। पहले ऑप्शन की बात करें, कॉर्नियल ब्लॉक है। सींग में अगर कोई प्रॉब्लम है, सींग में अगर ट्यूमर है, उसको अगर हटाना हो तो राइट आंसर क्या आता है, ए आता है। अगर आपको यहाँ पे पैरावर्टिबल जब भी रोमेटोमी वगैरह करनी है, सिजरिन करना है, पिछले टेस्ट में क्वेश्चन दिया था, सी आंसर है। लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या होगा, एपीड्यूरल, कोक्सियल वर्टिब्रा के बीच में लगाते हैं या लास्ट एस के और C1 के बीच में लगाते हैं। तो इस 13 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा, हमारा बी होगा, एपीड्यूरल एनेस्थेशिया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब ये जो अभी क्वेश्चन चल रहे हैं 11 से 20 तक हमारे सर्जरी के चल रहे हैं। आगे बात करते हैं हम, अस्थि का दो या दो से अधिक जगह से टूटना कहलाता है। गौर करके देखना, इसमें ऑप्शन हमारा राइट आंसर आएगा ड, मतलब डी आएगा। क्योंकि जो तीनों ऑप्शन है वहाँ तीनों ऑप्शनों में दो या दो से अधिक जगह से नहीं टूटती है। ट्रांसवर्स में क्या हुआ, यहाँ पे जो हमारे इंसिजन लाइन है उनके 90 डिग्री के ऊपर अगर कटी है। ओब्लिक में मतलब क्या है, तिरछा। आगे बात करें फिशर, फिशर का मतलब यहाँ पे दबाव ही पड़ा है, टूटने का इतना नहीं हुआ है इसमें। ये तीनों कंडीशनों में दो या दो से अधिक जगह से नहीं टूटती है। तो दो या दो से अधिक जगह से जो टूटती है वो तो उसको हमारा एक तो विखंडित बोलते हैं, एक हमारा नाम होता है बहुल, मतलब मल्टीपल होता है, दो या दो से अधिक जगह से टूटना। उस कंडीशन में हमारे जो जो फ्रैक्चर लाइन है वो एक जगह मिलती है, उसको तो हम यहाँ पे विखंडित वाली कह देते हैं। जो फ्रैक्चर लाइन एक जगह नहीं मिलती है उसको हम मल्टीपल या बहुल बोल देते हैं। तो 14 क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, डी आएगा, नॉन ऑफ दीज आएगा, कोई नहीं। बीपी हैंडल नंबर 3 की अगर बात करें, उसके लिए उपयुक्त ब्लेड कौन सी नहीं है, तो पहले आपको मैंने पढ़ाया है तब आपने ध्यान किया होगा। तो हमारे यहाँ पे मोस्टली 3 नंबर हैंडल और 4 नंबर हैंडल, दो हैंडल यूज किए जाते हैं। जो 3 नंबर वाला हैंडल है उसमें बीपी ब्लेड हमारी 10 से हम स्टार्ट करते हैं, 15, 16, 17 तक यूज करते हैं। और 4 नंबर हैंडल में 18 से लेकर हम 24 तक भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हो 3 के लिए उपयुक्त कौन सी नहीं है, 10 वाली उपयुक्त है। 10 से 17 तक अगर बात करें, 10 है, 15 है, 11 है। सबसे ज़्यादा जो काम में ले जाते हैं 11 नंबर हम यूज़ करते हैं।
जब भी हम एमपीडी वगैरह करते हैं। तो 22 इसका राइट आंसर आएगा कि 22 किस में यूज होती है, 4 में, 3 में 22 यूज नहीं होती। इसके बाद में सिंथेटिक एब्जॉर्बेबल स्ट्रक्चर मटेरियल, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्ट्रक्चर पैटर्न का बात करें वो भी इंपॉर्टेंट होता है, वो भी आगे क्वेश्चन मैंने दे रखे हैं। यहाँ पे जो हमारा जो धागा सामग्री जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन फिक्स आएगा, एक पैटर्न पे फिक्स आएगा, एक मटेरियल पे फिक्स आएगा। तो यहाँ पे पूछा है सिंथेटिक वाला, पूछा है सिंथेटिक वाला मतलब प्राकृतिक नहीं है, मतलब लैब में यहाँ पे प्रयोगशाला में बनाया गया है। तो नाम से कुछ आइडिया लग जाएगा। जो नाइलॉन है वो तो क्या हमारा यहाँ पे बिल्कुल ही गलत है। अगर नायलॉन की बात करें तो बिल्कुल ही आंसर गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि नायलॉन तो क्या है, अवशोषण वाला नहीं है, अवशोषित नहीं होता। जिस किसी ने अगर इसका सी आंसर कर दिया उसका आंसर बिल्कुल ही गलत है। अगर हम बात करें कंगारू टेंडन की बात करें, मतलब टेंडन से बनाया गया, कंगारू के टेंडन से बनाया गया है, इसका मतलब ये क्या है, सिंथेटिक नहीं है, प्राकृतिक है। एक ऑप्शन हमारा है विक्रिल, विक्रिल याद हो तो पॉलीग्लैक्टिन 910, इसका दूसरा केमिकल वाले का नाम है। तो इस किस्म की हम बात करें सिंथेटिक वाला कौन सा है, तो उत्तर आएगा बै। किसी ने अगर तुक्के से किया तो उपरोक्त सभी कर दिया हो तो गलत आंसर हो जाएगा, क्योंकि मैंने ऑप्शन दे रखा है उपरोक्त सभी। तो तीनों के अलग अलग किस्म बनते हैं। अगर आपसे पूछा जाता कि प्राकृतिक बताओ और ऑब्जर्वेबल बताओ, तब तो आंसर क्या आता, ए आता। यहाँ पूछा है सिंथेटिक, पूछा है घुलनशील वाला पूछा, तब आंसर क्या आ गया, बी आ गए। और यहाँ पे पूछता कि घुलनशील वाला बताओ, तब आपका आंसर क्या आता, सी आता। तो तीनों के अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये भी। इसके बाद में किस टाइप से सुचरिंग करनी चाहिए मांसपेशी के, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर सर्जरी की हम बात करें। तो जब भी मांसपेशी का जिक्र करें, मैंने आपको जब पढ़ाया तो एक तो हमारी होती है ऊपर स्किन होता है, अंदर की बात करें तो हमारा मांसपेशी होती है, मसल्स होती है। उसके बाद में हमारा क्या है, पेरिटोनियम होता है, अंदर क्या है, ऑर्गन है। ऑर्गन की बात करें तो होलो ऑर्गन की बात करें, जितने भी स्किन को छोड़कर जितना भी आगे वाला पार्ट है सब में। और अगर इधर हम स्किन की बात करें, यहाँ कौन सी नीडल यूज होती है, ट्रूमेटिक। तो यहाँ पे कौन सी यूज होती है, ए ट्रूमेटिक। सबसे पहले तो ये याद करना है, क्योंकि ट्रूमेटिक नुकीली होती है, स्किन हार्ड होती है, इसलिए स्किन के ऊपर कौन सा नीडल यूज करेंगे हम, ट्रूमेटिक। अंदर ऑर्गन है, मसल से लेके ऑर्गन तक की बात करें, बिल्कुल सॉफ्ट ऑर्गन है, वहाँ पे नुकीली नीडल यूज नहीं करनी है, उसका नाम है ए ट्रूमेटिक, पहली बात करें। उसके बाद में यहाँ पे स्किन के ऊपर जो यूज करते हैं हम, जो क्या है, घुलनशील यूज करते हैं। और यहाँ पे कौन से यूज करते हैं, घुलनशील। तो दो ही बातें याद करनी थी, आप चेक कर लो, आपसे मसल्स का पूछे, कोई टिश्यू का पूछे, ऑर्गन का पूछे, ए ट्रूमेटिक और घुलनशील, ये दो जहाँ पे हैं वही इसका आंसर हो जाएगा। तो आप गौर करके देखो, यहाँ पे जो बी ऑप्शन है वो सेम ऐसा ही है। यहाँ पे क्या लिख रखा है, घुलनशील भी लिख रखा है, और आगे क्या लिख रखा है, ए ट्रूमेटिक भी लिख रखा है, घुलनशील भी लिख रखा है और ए ट्रूमेटिक भी लिख रखा है। तो राइट आंसर 17 का क्या बनेगा हमारा, यहाँ पे बी बनेगा। उसके बाद में अगर आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्टिकल मैट्रेस सूचर कहाँ यूज होता है, मैंने आपको बहुत बहुत अच्छी तरह बताया था, याद हो तो, पहले अर्निया का बताया था। अर्निया में दो प्रकार है, एक्सटर्नल है और क्या है हमारा, इंटरनल है। उसके बाद में जैसे हम टीट की बात करते हैं, थन की बात करते हैं, तो याद हो तो चाहे टीट में हमारा क्या, टीट फिस्टुला, जो मतलब टीट फट जाता है, ओपनिंग हो जाती है, लेसरेटेड वुड में ऐसी कई बार हो जाता है। तो टीट में प्रॉब्लम के मैंने यहाँ पे ऑप्शन है दो तीन दे दिए हैं, ध्यान रखो आपका आंसर गलत करवाने के लिए। देखो यहाँ पे एम्पुटेशन ऑफ टीट, या तो थन को क्या कर रिमूव कर रही है, यहाँ पे कोई सूचना पैटर्न की आवश्यकता नहीं है। अगली का टीट कनाल में पॉलिप है, टीट कनाल में कोई गांठ बन गई है, तो यहाँ पे टीट ट्यूमर एक्सट्रैक्टर यूज करते हैं। उस गांठ को पहले रिमूव करने के लिए टीट ट्यूमर एक्सट्रैक्टर को यूज किया जाता है, यहाँ पे एम्पुट कर देते हैं। पूरा क्वार्टर भी कई बार हटाना पड़ जाता है, टीट टीट नहीं पूरा क्वार्टर भी हटा देते हैं। तो सी और डी तो यहाँ पे कोई लिंक नहीं करता, तो ऑप्शन दो बचते हैं, एक तो टीट फिस्टुला और एक बचता है हमारा अर्निया। तो टीट फिसला इसका राइट आंसर है। अगर हम हर्निया की बात करें, पीछे टेस्ट में मैंने कई बार ऐसे क्वेश्चन दिए हैं। एक्सटर्नल हर्निया की बात कर रहे हैं, एक्सटर्नल हर्निया मीन्स हमारा किसकी बात कर सकते हो आप, इसकी बात कर सकते हो, एम्बेलिकल हर्निया। एम्बेलिकल हर्निया की अगर हम बात करें, एम्बेलिकल हर्निया की बात करें तो उसमें कौन सा सूत्र पैटर्न था, ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग सुचरिंग जो पैटर्न था किसमें यूज किया था, एम्बेलिकल। इंटरनल की बात करें, पिछले टेस्ट में क्वेश्चन मैंने दिया था डीएच, याद होता आपको।
डायफ्रामेटिक कार्डिया, इसके लिए हमारा कंटिन्यूस लॉक स्टिच पैटर्न यूज़ किया था। इसके बाद में हमारा ओलोरून की हम बात करते हैं। ओलोरून में कौन सी यूज़ करते हैं? लंबर्ट और कुशिंग पैटर्न यूज़ करते हैं। बाकी जो हमारा ए पोजीशन के लिए मतलब दोनों किनारों को पास लाने के लिए कौन सा पैटर्न यूज़ करते हैं? सिंपल कंटिन्यूस और सिंपल इंटरप्टेड। ये था 18 नंबर क्वेश्चन। राइट आंसर इसका क्या बनेगा? फर्स्ट बनेगा। इसके बाद में करते हैं क्रीपिटेटिंग साउंड या आवाज़ किसमें सुनाई देती है? आपको याद हो तो मोच में यहाँ पे ऐसे कोई साउंड नहीं सुनाई देती, गाँव में नहीं सुनाई देती, किसी ने उपयोग सही कर दिया तो गलत है। फ्रैक्चर में जो भी हमारा ओपन फ्रैक्चर नहीं होता, कंप्लीट फ्रैक्चर हो जाता है कई बार, तो उसमें अगर ओपनिंग नहीं होती तो वहाँ पे हमारे को क्रीपिटेशन साउंड जैसे हमारे ब्लैक क्वार्टर में सुनाई देती है, वैसे ही फ्रैक्चर में हड्डी टूटने के बाद में हमें आभास हो जाता है। तो 19 का राइट आंसर क्या बनेगा हमारा? फ्रैक्चर। इसके बाद में जीप ऑपरेशन किसके लिए करते हैं? मोस्टली कुत्तों में यूज़ करते हैं। कुत्ते में कान में ओटाइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है मोस्टली, तो वहाँ पे कान ऑप्शन आएगा ये। तो बाकी आपको ऐसे ही कंफ्यूज के लिए आँख, पूंछ और जीभ ऐसे आंसर दे दिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा? सेकंड बनेगा। 20वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा? सेकंड, कान। इसके बाद में बात कर रहे हैं हम हिप्नोटिज्म द्वारा उपचार किसमें किया जाता है? याद हो, अब यहाँ से फार्मा स्टार्ट हो गई है। पहले हमने एक्सटेंशन किया, उसके बाद में सर्जरी किया, 2 सब्जेक्ट हो गए। तीसरे सब्जेक्ट की बात करें यहाँ पे हिप्नोटिज्म, मतलब यहाँ पे बेहोशी की बात करें हम, दिमाग में प्रॉब्लम होती है ऐसी, तब कौन सा यूज़ करते हैं हम? साइकेट्रिक के पास जाते हैं, मनोरोग विशेषज्ञ के पास उपचार करते हैं। पहला इसका राइट आंसर है। बाकी का आप बता दो यहाँ पे क्या क्या होगा। मैग्नेटिक में यहाँ पे चुंबक की सहायता से ट्रीटमेंट करना। फिजिकल वाले में क्या है हमारा यहाँ पे? भौतिक उपचार। भौतिक उपचार में क्या करते हैं? सेक लगाते हैं, ठंडा या गर्म सेक लगाते हैं। कपड़े में मिट्टी बांध ली आपने, उससे गर्म सेक कर सकते हो। एलियो वाले में क्या हमारा जो सनलाइट के माध्यम से, क्या सूर्य के प्रकाश के माध्यम से, सूर्य की किरणों के माध्यम से ट्रीटमेंट किया जाता है, जिसको हम एलियोथेरेपी के नाम से जानते हैं हम। ये तीन ऑप्शन अलग हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा? यहाँ पे साइकोथेरेपेटिक्स बनेगा। आगे चलते हैं। औषधि के लिए सरकारी व कानूनी तौर पर लिपिबद्ध जो प्रक्रिया होती है, बहुत अच्छी तरह आपको याद होगा, तो क्या आंसर आएगा इसका? फार्मेकोपिया आएगा, बुक। इसमें सारे हमारे क्या होते हैं? यूनाइटेड स्टेट वाली की बात करें तो हमारी तो इंडियन जो फार्मेकोपिया आईपी है वो तो बहुत लेट आई थी, 1956 में आई थी। उससे पहले हम बात करें 1856 चौथ में आ गई थी। उसके बाद में 1820 में तो हमारी यूएस जो हमारा यूएसए वाली थी यूएसपी, वो उससे भी पहले आ गई थी। तो जो पैटर्न की बात करते हैं, सरकारी कानून तौर पर जो बुक होती है वो क्या कहलाती है? फार्मेकोपिया कहलाती है। पेटेंट ड्रग का मतलब क्या था? एक फिक्स है ना, ट्रेड नेम आपको मिल जाएगा, उसके बाद में कोई दूसरा वो ट्रेड नेम यूज़ नहीं कर सकता। इनकम्पेटेबिलिटी में क्या हो गया था यहाँ पे? बेमेलता, मतलब दो दवाइयाँ मिलाई हैं, जैसे आपने पानी तेल को मिला दिया, तो उनकी क्या विसंगति है, दोनों आपस में क्या हो, मैच नहीं करते हैं। मेडिक मेडिक क्या था हमारा? मिनिमम, यहाँ पे क्या है? मिनिमम इसेंशियल ड्रग। यहाँ पे इंफॉर्मेशन, यहाँ पे चेकलिस्ट है। कम से कम, जैसे हम बोलते हैं ना प्राथमिक उपचार, मेडिक मेडिक, कम से कम हमारा मिनिमम क्या, इसेंशियल, जो भी क्या है, कम से कम जो आवश्यक दवाइयाँ हैं, कम से कम जो आवश्यक दवाइयाँ हैं उनकी आपको क्या है? चेकलिस्ट, उनकी लिस्ट आपके पास हमेशा होनी चाहिए कि ये क्या है? प्राथमिक उपचार की अगर बात करें, कोई भी जैसे हम कोई स्ट्राइक की बात करें, तो कम से कम कहीं पर जा रहे हैं तो एम्बुलेंस में जो क्या है, मेडिक वाली जो दवाइयाँ कम से कम आपके पास होनी चाहिए। इमरजेंसी ड्रग की अगर बात करें तो हम, इसके बाद में है मिलाई जाने वाली औषधियाँ पहली औषधि के प्रभाव को बढ़ा देती हैं, जैसे सल्फा ट्राइमेथोप्रिम, दोनों को मिला देते हैं तो सिनर्जेटिक इफेक्ट आता है। तो राइट आंसर इसका क्या आएगा? सबको पता है? नहीं पता तो याद कर लो। एंटागोनिस्ट तुम याद हो तो आपको एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर देते हैं, उल्टा। बेमेलता अलग चीज़ है। यहाँ पे बेमेलता में क्या है, जैसे मिलाप नहीं होता, और यहाँ पे क्या है, एक दूसरे का इफेक्ट कम करती है, यहाँ पे उदासीन कर देती हैं। आइडियोसिंक्रेसी, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टर्म थी, पड़ती गणना जिसको हिंदी में बोला था। यहाँ पे क्या है, इसके प्रति क्या था हमारा? आइडियोसिंक्रेसी में क्या था? घोड़े का एग्जाम्पल बताया था, ग्वार पेटा, जैसे एक को दे दिया कोई इफेक्ट नहीं, दूसरे को दिया तो यहाँ पे क्या है, उसको उल्टी दस्त होना उसका स्टार्ट हो जाता है। तो प्रतिगणना मतलब दवाई का रिएक्शन है, एक के प्रति संवेदनशील है, दूसरे के प्रति संवेदनशील नहीं है, उसको किस नाम से जानते हैं हम? आइडियोसिंक्रेसी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ओल्ड एज में खुराक या भर पेट कोई हो, उसमें औषधि की मात्रा किसी ने कम अधिक, किसी ने कम अधिक, किसी ने अधिक कम, किसी ने कम कम, किसी ने अधिक अधिक की है।
तो राइट आंसर इसका क्या बनेगा, अधिक अधिक बढ़ेगा। ओल्ड एज में अवशोषण नहीं होता, इसलिए ज़्यादा खाना पड़ता है। छोटे बच्चे की बात करें, भूख तो ज़्यादा लगेगी छोटे में, लेकिन वहाँ पे अवशोषण क्या होता है, ज़्यादा होता है। लेकिन ओल्ड एज में अवशोषण नहीं होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा देना पड़ेगा। कोई भी दवाई लगा रहे हो यहाँ पे, क्या खाने से नहीं है या ड्रग से किसके साथ रिलेशन जोड़ना है, आपने किसी ने उत्तर गलत किया तो थोड़ा सा अलग सोच लेते हैं कि बुढ़े में तो क्या दवाई कम लगती है। लेकिन यहाँ पे औषधि का जिक्र कर रहे हैं, कोई भूख का जिक्र नहीं करे। पेट की भूख का मतलब भूख, एपेटाइट का जिक्र नहीं हो रहा है यहाँ पे। कोई जब दवाई लगाते हैं छोटे को, अगर आप दवाई लगाते हो कम दवाई से ही क्या वो ठीक हो सकता है, जैसे बुखार हो गई है, अगर आपका छोटा कोई काफ है, अगर हम बराबर एज की बात करें, एक 5 साल की भैंस है, दूसरी भी 5 साल की भैंस है, वहाँ पे क्या है 15 ml से आप बुखार ठीक हो सकती है। लेकिन जैसे कोई भैंस है वो क्या है लगभग 8-9 साल की हो चुकी है, तब अगर दवाई लगाते हो तो 15 ml से काम नहीं चलेगा, क्योंकि वहाँ पे अवशोषण नहीं हो रहा। अवशोषण होगा तो कम दवाई से ही काम चल जाता है। इसके हिसाब से क्या होगा यहाँ पे, ये आंसर आएगा। और पूरे भरे पेट की बात करें, जैसे हम डिवॉर्मिंग कराते हैं, हमेशा पशुपालक को बोलते हैं कि ये दवाई है ना खाली पेट देनी है। खाली पेट देंगे तो क्या है वो दवाई पूरा अपना वर्क करेगी, पूरा अवशोषित होगी। इसलिए अगर पेट भरा होगा तो आपको डिवॉर्मिंग भी अगर करा रहे तो मात्रा आपको क्या देनी पड़ेगी, उसके लिए ज़्यादा मात्रा देनी पड़ेगी। इसका राइट आंसर क्या आएगा, अधिक अधिक, मतलब सी आंसर आएगा। 24 की बात करें, ए ग्रेन में कितने एमजी होते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ग्रेन एमजी का पूछा है यहाँ पे, तो पहले आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए 1 ग्राम में कितना होता है, याद हो तो। 1 ग्राम में 15.432 के आसपास, मतलब 15.5 के आसपास ग्रेन होते हैं। लेकिन हमने यहाँ पे देखो आगे की बात पूछ ली एमजी में, ग्रेन में एमजी कितना है, तो पहले इसको ग्राम को आप एमजी में चेंज कर लो। यहाँ पे 1 ग्राम में एमजी कितने होते हैं, 1000 mg होते हैं। आगे कितना हो गया ये, 15.5 मान के चलो आप ग्रेन। तो किसी में क्या पूछा है, 1 ग्रेन में एमजी, तो इतने ग्रेन में तो इतना एमजी है, मैथ में कभी पढ़ा होगा। तो 1 ग्रेन में कितना हो जाएगा, इसको हम कितने से 15.5 से डिवाइड कर देंगे तो लगभग आंसर कितना आ जाएगा, 65 के आसपास आ जाएगा। यहाँ थोड़ी सी मैथ आएगी तभी ये सॉल्यूशन होगा। आपको पहले जो भी मात्रक दिया है उस मात्रक में कन्वर्ट करेंगे। पहले देखो 1 ग्राम में ये आपने याद किया था, ग्राम को किस में बदला आपने, मिलीग्राम में बदला। मिलीग्राम में बदला तो 1 ग्राम में 1000 mg होते हैं, तो 1000 mg में ये रहता है। 1 ग्रेन अगर निकालेंगे तो 15.5 से डिवाइड कर देंगे तो लगभग आंसर कितना आ जाएगा, 15.5 के आसपास आंसर आ जाएगा इसका। तो राइट आंसर क्या बनेगा, सी बनेगा। 25वें का आंसर क्या बनेगा, सी बनेगा। उसके बाद में 26 की बात करते हैं, उपचार पर्ची में ऊपरी निर्देश की बात करें, सुपरफिशियल जो एड्रेस की बात करते हैं, तो एड्रेस कहाँ डिनोट करते हैं, सुप्रा सुप्रा में। उसके बाद में हमारा क्या आता है, सुपर आता है। सुपर के बाद में क्या आता है, सब आता है। सब के बाद में क्या आता है, इंस्क्रिप्शन आता है। उसके बाद में क्या आता है, सिग्नेचर आता है। उसके बाद में क्या आता है, इनिशियल आता है। तो उसके अकॉर्डिंग ठीक से क्रम वाइज मैंने बार बार ये क्वेश्चन दिया है कि 5 हमारे यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारा क्या होता है, सुपरा होता है। उसके बाद में सुपर होता है। उसके बाद में सब होता है। उसके बाद में इनिशियल होता है, सॉरी इंस्क्रिप्शन होता है। उसके बाद में सिग्नेचर होता है। उसके बाद में इनिशियल होता है। एड्रेस की बात करें तो सुपरा में आएगा। यहाँ पे हमारा क्या आएगा, RX आएगा। सब वाले की बात करें तो क्या है, वो इंजेक्टेबल है, पाउडर है, बोलस है, वो आएगा। इंस्क्रिप्शन में हमारी दवाई का नाम और दवाई की मात्रा, दवाई का नाम और दवाई की मात्रा इसमें आएगी। सिग्नेचर में वो दवाई आपको कैसे IM सब कट IV कैसे देनी है। और इनिशियली में यहाँ पे क्या करना है, आपको सिग्नेचर करना है। ये 6 क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, 6 को ठीक से याद करोगे। उसके बाद में हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। औषधि जिसका वाहक जल नहीं होता, मैंने अलग अलग आपको एग्जाम्पल में अलग अलग बता रखा था कि ये जल वाली दवाइयाँ, ये एल्कोहल वाली दवाइयाँ, तो आपको मैंने बहुत अच्छी तरह पहले बताया था। एक्वा और लीकर बहुत बार ये समझा चुका हूँ, याद हो तो बहुत बार इनको समझा चुके हैं। इसके आगे हम बात करते हैं कि स्प्रिट, हमारा टिंचर, आयोडीन, और आज यहाँ किसने में क्या दे दिया हमने, एलेक्जर दे दिया है। ये कौन सी वाली है, एल्कोहल वाली है। वासपशील अवासपशील पानी में, यहाँ पे क्या है, वासपशील अवासपशील, लेकिन एल्कोहल के साथ, ये भी एल्कोहल के साथ है, लेकिन यहाँ पे उसके साथ साथ शर्करा आ जाती है इसमें।
एलिक्जर में याद रखना, यहाँ पे औषधि भी आएगी, अल्कोहल भी आएगा, शर्करा भी आएगी, मतलब मीठी दवाई, मीठी दवाई होगी जिसमें नशा भी होगा। यहाँ पे जैसे हम सिरप की बात करते हैं उस तरीके से, तो ये एलिक्जर है। तो वाहक जल नहीं है इसमें, वाहक क्या है इसमें, एल्कोहल है। बाकी लिकर की बात करें, एक्वा की बात करें, ये दोनों एग्जाम्पल आ गए हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल आज और याद करवाया है, ये एग्जाम्पल पहले याद करवा चुका हूँ, स्प्रिट और टिंचर आयोडीन। और यहाँ पे एक्वा और लिकर पहले याद करा चुका हूँ, ये दो दो याद किए थे। आज हमने एक एक और याद कराने की कोशिश की है, स्प्रिट के बाद में, टिंचर के बाद में आज नया एग्जाम्पल है एलिक्जर। तो यहाँ पे भी नया एग्जाम्पल याद कर लो, पानी वाला। पानी वाला कौन सा, यहाँ पे एक्सट्रैक्ट है, काढ़ा। काढ़ा काढ़ा कैसे तैयार किया जाता है, मान लो कोई औषधि ले रखी है, ड्रग ले रखी है, ड्रग को पहले क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, पानी के साथ क्या करेंगे, पहले पानी मिलाएंगे, उसके साथ पानी मिला के क्या करेंगे, गर्म करेंगे। गर्म करेंगे तो क्या बनेंगे, वाष्प बनेंगे। क्या बनेंगे, वहाँ पे वेपर बनेंगे। और वाष्प को फिर क्या करेंगे, हम ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद में जो द्रवित होगा वही हमारा क्या होता है, वही हमारा क्या होता है, एक्सट्रैक्ट होता है। तो क्या यूज़ किया इसमें, इसमें भी पानी यूज़ हुआ हमारा। तो तीन पानी वाले हैं, एक बिना पानी वाला। बिना पानी वाला कौन सा है, ए ऑप्शन, मतलब ए ऑप्शन आएगा इसका। आगे हम बात करते हैं 28 का, ईयर वेन के माध्यम से कहाँ। बिल्कुल सिंपल, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आने वाला। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। 13 जून की अगर बात करें, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ठीक से याद करना। एक नहीं, सारे एग्जाम्पल याद कर लो। जैसे गाय भैंस भेड़ बकरी की बात करें, जुगलर वेन यूज करते हैं। कुछ भी नया तो जुगलर वेन आंसर करो तो भी क्या है, 90% ठीक होने की संभावना रहती है। मुर्गी की बात करें तो मुर्गी में कहाँ लगाते हैं, विंग वेन में लगाते हैं। दो ही थोड़े से अटपटे एग्जाम्पल तो दो ही बनते हैं हमारे यहाँ हमेशा। मुर्गी में कहाँ लगाते हैं, विंग वेन में। तो सूर में कहाँ लगाते हैं, ईयर वेन में। तो सूर में अगर ईयर वेन में नहीं लगता तो जुगलर में भी लगा सकते हो, जैसे कुत्ते में भी लगा सकते हो। घोड़े में तो हम लगाते हैं। कुत्ते में इसके अलावा अगले पैर में हमारा सिफेलिक वेन है, पिछले में यहाँ पे सेफेनस वेन है। दो टाइप की है, अगला पैर पिछला पैर, सिफेलिक और सेफेनस। ये किसके लिए यूज करते हैं, हम कुत्ते के लिए यूज करते हैं। तो इस क्वेश्चन की अगर बात करें, किसका पूछा था, ईयरविन का पूछा। ईयरविन ने पूछा तो उत्तर क्या आएगा हमारा, सुअर। मतलब इसका राइट आंसर क्या आएगा, सेकंड आएगा। आगे चलते हैं। एप्सम साल्ट याद हो तो, मैग्नीशियम सल्फेट को ही एप्सम बोलते हैं। तो राइट आंसर क्या आएगा इसका, मैग्नीशियम सल्फेट। बाकी याद हो तो ये फेरस सल्फेट, नील क्या है, अराकसीस, आयरन की कमी एनीमिया में यूज है। कैल्शियम सल्फेट की बात करें तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट यूज इसके हैं। कहाँ कहाँ यूज करते हैं, जहाँ पे कैल्शियम डेफिशिएंसी है। जिंक ऑक्साइड याद हो तो पुट्टी, पुट्टी की बात करें, पुट्टी लगाते हैं दीवारों पे, जैसे हम पुट्टी यूज करते हैं वहाँ पे इसको यूज करते हैं। कैलोमिल, कैलोमिल में यूज करते हैं। इसके अलावा इसका बहुत बड़ा यूज जो अभी तक पीछे पेपरों में दिया नहीं है, आगे आ सकता है कभी भी आपको याद हो तो, जिप। जिप यहाँ पे जिंक ऑक्साइड को आइडोफोरम पैराफिन पेस्ट बनाते हैं बिप और जिप में। तो आंसर क्या आएगा हमारा, जिंक ऑक्साइड आएगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगला क्वेश्चन, गर्भाशय की स्मूथ मसल को स्थिर कर गर्भाशय को संकुचन करने की, तो किसकी सहायता से रोका जा सकता है, किसकी सहायता से रोका जा सकता है, याद हो तो आपको मैंने बताया था इकबोलिक। दूसरा नाम क्या लिख रखा है यहाँ पे, ऑक्सटीटोसिक। एक जो नाम ये लिख रखा है, एबोर्टिफिशिएंट। इन तीनों में क्या करते हैं, यूट्रस का क्या करते हैं हम, कॉन्टेक्शन होता है। इन तीनों में क्या होता है, यूट्रस का कॉन्टेक्शन। लेकिन जो टोकोलाइटिक है, किसने क्या पूछा है यहाँ पे, किसने ये पूछा है कि यहाँ पे स्कुंचन को क्या करना है, रोकना है। बाकी तीनों तो क्या करते हैं, ए सी और डी, तीनों के तीनों तो क्या करते हैं, यहाँ पे तीनों के तीनों में तो क्या होता है, तीनों के तीनों में क्या होता है, यहाँ पे यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन होता है। यहाँ जल्दी अगर कई बार बच्चा डेड हो गया है, इसमें खास बात क्या है, ये दोनों तो हम एक साथ यूज करते हैं, इकबोलिक और ऑक्सीटोसिक को एक साथ यूज करते हैं। लेकिन जो अबोर्टिफेशेंट जो है, कई बार अचानक से मान लिया बच्चा अंदर डेड हो गया, जल्दी से उसका आपको अबोर्ट कराना है, तब ये दवाई ये भी कॉन्ट्रैक्शन में काम आई। तो ये तीनों के तीनों क्या कर रहे हैं, यूट्रस को कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हैं। लेकिन जो टोकोलाइटिक है, जैसे हम प्रोजेस्टेरोन की बात करते हैं,
तो हमारा यूट्रस क्या होना चाहिए, रिलैक्स होना चाहिए, यहाँ पे जो रिदम है उसकी नॉर्मल रहनी चाहिए। उसके लिए यहाँ पे स्कुंचन को रोकना है तो कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस आएगी, यहाँ पे टोकोलाइटिक आएगी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ तक ये फार्मा कंप्लीट होता है, 30 क्वेश्चन तक फार्मा कंप्लीट हो गया। आगे क्या स्टार्ट हो रहा है, न्यूट्रिशन। हमारा चौथा सब्जेक्ट कौन सा स्टार्ट हो रहा है, न्यूट्रिशन। सबसे पहला क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे, शानदार आहार के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखो यहाँ पे एक चीज होती है हमारी, यहाँ पे सीरियल्स है, एक होता है हमारा कंसंट्रेट है, जिसको हम क्या बोलते हैं, दाना बोलते हैं। तो शानदार आहार ही हमारा क्या है, हमारा यहाँ पे दाना होता है। बाकी तुड़ी यहाँ पे क्या है, स्ट्रा हो गया। अनाज क्या हो गया, सीरियल्स हो गया। खल तेल निकाल लिया, सरसों से निकाल लिया, मूंगफली से निकाल लिया। तो शानदार आहार की बात करें तो राइट आंसर क्या आएगा, इसमें कंसंट्रेट आएगा, मतलब दाना आएगा। दाने की बात करें तो यहाँ पे सब चीजें, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा सब कुछ होगा यहाँ पे। लेकिन अगर हम अनाज की बात करें तो यहाँ पे स्टार्च ज्यादा है। दाने में तो सब कुछ चीज ज्यादा, सब कुछ मिलेगा आपको, मतलब क्या है, संतुलित आहार की तरह है। कौन है, हमारा दाना। लेकिन अगर हम अनाज की बात करें, सिंगल कोई प्रोडक्ट की बात करें तो उसकी बात करें तो इसमें क्या है, स्टार्च तो ज्यादा मिलेगी, बाकी चीजें यहाँ पे क्या मिलेगी, कम मिलेगी। दाने में क्या चीज कम मिलेगी, सिर्फ एक ही चीज कम मिलेगी, फाइबर नहीं मिलेगी इसमें। दाने में फाइबर नहीं मिलेंगे, बाकी की अगर बात करें तो यहाँ पे सब कुछ मिलेगा। किसमें मिलेगा, दाने में, मतलब कंसंट्रेट में मिलेगा। बच्चे को माँ के दूध से अतिरिक्त राशन दे रहे हैं हम, तो क्या कहलाएगा, याद हो तो ये प्रेगनेंसी में जो राशन देते हैं उसको क्या बोलते हैं हमें, लास्ट प्रेगनेंसी की बात करें हम, एडवांस प्रेगनेंसी की बात करें, 5-6 वीक की पहले की बात करें तो क्या चीज़ देते हैं हम, स्टीमिंग अप राशन देते हैं। जो फ्लश राशन बोलते हैं यही हमारा क्या है, गैस्ट्रेशन, क्या है, गर्भकाल के दौरान दिया जाने वाला। फ्लश राशन कब देते हैं हम, जो फ्लश राशन है, जो ब्रीडिंग सीजन होता है हमारा, ब्रीडिंग सीजन में कौन सा राशन देते हैं। यहाँ पे पूछा क्या है, माँ के दूध के अलावा दिया जाने वाला, तो राइट आंसर इसका क्या आएगा, क्रीप फीड आएगा। बच्चे को माँ के दूध के अलावा आप एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन दे रहे हो, वो कौन सा राशन है, क्रीप। चारों के चारों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार मैंने टेस्ट हम दिए है। प्रेगनेंसी वाला कौन सा है, स्टीमिंग अप है। अगर आप ब्रीडिंग सीजन के में यूज करना चाहते हो तो कौन सा आएगा, फ्लश राशन आएगा। गर्भकाल के दौरान पूरे होल गर्भकाल के दौरान दे रहे तो वो क्या हो जाएगा, गैस्ट्रेशन राशन हो जाएगा। तो ये जो ए बी और डी, ए बी और डी तीनों के तीनों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हर पेपर में लगभग मैंने क्वेश्चन दिया है, तो तीनों को ठीक से याद कर लो एक बार में। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है पाच्य ऊर्जा का मापन क्या है, मतलब क्या है, डाइजेस्टिबल एनर्जी। कैसे निकालते हैं डाइजेस्टिबल एनर्जी, बहुत बार मैंने समीकरणों के माध्यम से आपको समझाई है। जो हमारी ग्रोस एनर्जी है उसमें जो फिकल वाली है, फिकल वाली जो एनर्जी है वो क्या कर देते हैं, वहां से माइनस कर देते हैं। तो जो बचती है उसका हमारा का नाम क्या होता है, डाइजेस्टिबल एनर्जी होता है। किसके माध्यम से चेक करते हैं उसको, किससे नापते हैं, बोम क्लोरोमीटर से इसको चेक किया जाता है। सोक्सलेट से क्या करते हैं, वसा को डिनोट करते हैं। केजाल या डूम्स से क्या करते हैं, हम यहाँ पे प्रोटीन का कैलकुलेशन करते हैं। मफल से क्या करते हैं, हमारा खनिज लवण राख। तो चारों के चारों ऑप्शन बहुत बहुत बढ़िया ऑप्शन है, ठीक से इनको याद करना। बाकी तो मैंने तीनों क्वेश्चन पहले दे चुका हूँ। ए वाला पहले क्वेश्चन मैंने दिया है, बी वाला भी दिया है, डी वाला भी दिया है। आज अलग दिया, उसका नाम क्या, बोम क्लोरोमीटर है। आगे बात करते हैं यहाँ पे 34, पाच्य गुणांक को नाइट्रोजन, किसी ने अगर ठीक से नहीं देखा, आराम से ये क्वेश्चन नहीं किया, मुझे लगता है बहुतों ने गलती की होगी इसमें। अगर आराम से इसको समझाए तब तो ये उत्तर गलत नहीं होगा, लेकिन अगर जल्दी किए तो गलत हो गया। और मुझे आइडिया भी है किस किस का गलत है। पाच्य गुणांक क्या था हमारा, डाइजेस्टिबल कोफिशिएंट। और ये जो नाइट्रोजन को मल्टीप्लाई करते हैं 6.25 से, ये हमारा क्या होता है, सीपी। याद हो तो, अगर सीपी कैलकुलेशन करनी है तो नाइट्रोजन को 6.25 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये तो क्या निकलेगा हमारा, सीपी। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा, पाच्य गुणांक को, पाच्य गुणांक मतलब डीसी को, और किसके साथ है, इसका मतलब क्या है, ये तो क्या दे रखा है, सीपी दे रखा है, और ये क्या दे रखा है, डीसी दे रखा है। तो आपको याद हो तो डी सी पी इजिकल टू डी सी गुणा सी पी, ये फार्मूला मैंने आपको बताया था। तो राइट आंसर इसका क्या आएगा, डी सी पी। जल्दी आपने की है तो आपने आंसर किया है सी पी, किसी ने बिना सोचे समझे किया तो राइट आंसर इसका क्या मान लिया आपने, तो सी पी। लेकिन इसका राइट आंसर क्या आएगा, डी आएगा, डी सी पी। क्योंकि डी सी पी इजिकल टू क्या होता है, डी सी मल्टीप्लाई सी पी।
ये दोनों चीज किसने में दे रखी कि इसको इसके साथ गुणा करें, किसको डीसी को सीपी के साथ गुणा करें तो क्या बनेगा, तो उत्तर आएगा डीसीपी। बाकी तो क्या है, या तो आपने ए किया या आपने डी किया। अगर किसने बी और सी किया तो मेरे को बिल्कुल ही रॉन्ग है, क्योंकि ये तो किसके लिए लेते हैं हमें, कार्बाइड के लिए लेते हैं, और ये किसके लिए लेते हैं, डाइसल्फाइड कोशिश। ये तो किसने में दे ही रखा है, ये तो ऐसे आपको जज करने के लिए दे दिया है। नेक्स्ट 35, वे सभी खाद्य पदार्थ या उत्पाद जिनको पशु के आहार के रूप में खिलाया जाता है। याद हो तो फीडिंग स्टफ, हमारा जो खाद्य पदार्थ था उसमें पूरा लेसन आया था, उसको हम दो प्रकार किए थे, रफ फेज और कंसंट्रेट। तो क्या आएगा हमारे यहाँ पे, फीडिंग स्टफ खाद्य पदार्थ या उत्पाद जिनको पशु को आहार के रूप में खिलाया जाता है। ये तो ऐसे चेक करने के लिए आपको दे दिया है। पहले हमारा क्या होता है, फीड एक अवयव होता है, उसके बाद फीड से फूड, जैसे टीथ से टूथ। तो फीड एक है, फूड क्या है, कई है। फोल्डर के साथ स्टोवर यूज़ किया था कि पूरा पूरा ऊपर वाला एरिया हो तो क्या है, फोल्डर है, लेकिन उसमें हमने बीज निकाल दिया, जो बच्चा है कड़वी जैसे बच्ची है, उसका नाम हमने क्या रखा था, स्टोवर रखा था। उसके बाद में सप्लीमेंट की बात करें, जो एक्स्ट्रा चीज़ें मिलाई जाती है जिसमें सारे न्यूट्रिटिव होते हैं क्वालिटी बढ़ाने के लिए, क्वालिटी मेंटेन के लिए, तो उसका आंसर क्या था हमारा, फीडिंग स्टफ, सॉरी फीडिंग सप्लीमेंट आता है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा क्या डेफिनेशन बनती है, फीडिंग स्टफ बनता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद में, वे पदार्थ जो विटामिन खनिज लवण तो होते हैं लेकिन एंजाइम के साथ मिलकर विशेष कार्य करते हैं। बिल्कुल ही बेसिक कंसेप्ट है, छठी क्लास से ये क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, किसी ने ठीक से किया है तो। अलग अलग चीज़ें लिखी है मैंने, मतलब ये एंजाइम की सहायता करने वाले, एंजाइम की सहायता करने वाले होते हैं उनको हम को एंजाइम कहते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा, सही एंजाइम, पहली बात। बाकी जो तीन ऑप्शन है वो क्यों नहीं हुए, उसके ऊपर जाओगे। एफ्लाटॉक्सिन क्या होता है, जो हमारा कवक होता है, अगर किसी हम फूड मटेरियल को स्टोरेज करते हैं उस टाइम में कवक के माध्यम से टॉक्सिन बन जाते हैं, विषैले पदार्थ जो उत्पन्न होते हैं, उन विषैले पदार्थ को क्या कहते हैं, तो इसकी डेफिनेशन होगी आगे, याद रखना ये। एफ्लाटॉक्सिन किसे कहते हैं, कवक के द्वारा जो स्टोर करते दौरान, खाद्य पदार्थ को स्टोर करते दौरान जो विषैले पदार्थ उत्पन्न होते हैं उनको हम किस नाम से जानते हैं, एफ्लाटॉक्सिन। कोई भी किसी के साथ लेना देना नहीं है इसका। नेक्स्ट हम जैव रासायनिक उत्प्रेरक की बात करते हैं, ये किसकी परिभाषा है, एंजाइम की परिभाषा है। और यहाँ पे पूछते हैं एंजाइम किसे कहते हैं, तब राइट आंसर आता है बी, जैव रासायनिक उत्प्रेरक मतलब प्रोटीन है। और ऐसे ही एक केमिकल है जो उत्प्रेरक की भांति काम करते हैं, उत्प्रेरक को बढ़ावा देते हैं, उत्प्रेरक का काम करते हैं, क्रिया को फास्ट करते हैं, वो हमारे क्या हो जाएंगे, हमारे एंजाइम। उसके बाद में हार्मोन, हार्मोन और एंजाइम का बहुत अच्छा रिलेशन है आपस में। मैंने अभी फिजियोलॉजी पीछे आपको बताया भी था। एक्सोक्राइन एंडोक्राइन दो टाइप की ग्लैंड है। जो एक्सो वाली होती है वो डक्ट वाली, एंडो वाली डक्ट लेस होती है। एक्सो से जो रिलीज होता है वो हमारा क्या होता है, एंजाइम होता है। जो एंडो से हमारा रिलीज होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं, हार्मोन के नाम से जानते हैं। ये भी कोई इस क्वेश्चन में दे नहीं रखा, लेकिन ये यहाँ मैंने मैचिंग की यहाँ पे, एंजाइम, साइंजाइम, हार्मोन, एफ्लाटॉक्सिन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है इसमें चारों के चारों। आगे चलते हैं। प्रोटीन की मात्रा किसके भूसे में अन्य से ज़्यादा मिलती है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, किसमें मिलती है, आपको याद हो तो किसमें मिलती है, जई में मिलती है। दान में हमारा पोटेशियम ज़्यादा मिलता है, ऑक्सलेट भी ज़्यादा मिलता है, जिसकी वजह से हमारा पेडिस्ट्रा, पीछे मैंने क्वेश्चन भी दिया था टेस्ट में, ऑक्सलेट की मात्रा ज़्यादा होने से वहाँ पे सेलेनियम की कमी की वजह से वहाँ पे रोग। उसके बाद में हमारा क्या है, जौ की बात करें, उसके बाद में गेहूं की बात करें, इसमें पोटेशियम ज़्यादा है, सॉरी इसमें फास्फोरस ज़्यादा है, इसमें पोटेशियम ज़्यादा है। जौ में क्या है, यूज़ करते नहीं है, हमारे क्या अल्सर होने की संभावना रहती है। तो जई में क्या है, प्रोटीन की मात्रा इन तीनों भूसों से क्या मिलती है, ज़्यादा मिलती है। इंपॉर्टेंट किस नहीं है। नेक्स्ट अभी अभी जैसे बात कर रहे थे, बहुत पेपरों में ये क्वेश्चन भी आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। भूसे में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाने के लिए भूसे में किससे उपचार करते हैं, अलग अलग उपचार थे हमारा। एक सिंपल उपचार हमारा भिगोकर, भिगोने से क्या फायदा मिला था, सॉफ्ट हो जाएगा थोड़ा, क्या नमी उसमें बढ़ जाएगा। सूखा है तो उसमें क्या होगी, नमी थोड़ी सी बढ़ जाएगी तो बढ़िया रहेगा। सूखा है तो क्या है, उसमें इन्फेक्शन के केस हो सकते हैं। तो भिगोने से क्या फायदा मिले, जैसे नई अभी कड़वी आ रही है, अभी जो सीजन की बात करें, इन्फेक्शन के केस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। अगर आपको 2-4 घंटे पहले थोड़ा सा उसको भिगो देते हैं तो डाइजेस्टिबिलिटी उसकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बात करते हैं हम अमोनिया, अमोनिया में हमारे यहाँ पे क्या सीपी की मात्रा बढ़ जाएगी इससे। अगर यूरिया की बात करें तो यूरिया से हमारा क्या नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाएगी, तो प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाएगी। क्या बच गया, सिर्फ एक बच गया यहाँ पे, सी ऑप्शन बच गया। सी ऑप्शन क्या है, क्षारीय उपचार। क्षारीय उपचार करते हैं तो क्या लिख रखा है यहाँ पे, कैल्शियम का अवशोषण तो बढ़ जाएगा लेकिन घट इससे क्या आ जाएगा,
जो ऑक्सलेट है, जो लिग्निन की हम बात करते हैं, लिग्निन है वो बहुत ही सख्त है, ऑक्सलेट है वो भी खतरनाक है, वो रहेंगे तो हमारे यहाँ पे टॉक्सिटी की संभावना है। अगर क्षारीय उपचार आपने कर दिया, क्षारीय उपचार कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ऑक्सलेट की मात्रा, लिग्निन की मात्रा तो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, मतलब कम हो जाएगी। और ज़्यादा मात्रा किसकी हो जाएगी, किसकी हो जाएगी, कैल्शियम का अवशोषण उससे बढ़ जाएगा, और कैल्शियम का अवशोषण हमें करवाना है ताकि वो फिकल के माध्यम से कैल्शियम बाहर न जाए। कई बार हम बोलते हैं, पशुपालक बोलता है कैल्शियम दे रहे हैं, कैल्शियम दे रहे हैं, लेकिन उसका अवशोषण नहीं हो रहा तो काम कैसे आएगी। तो क्षारीय उपचार के माध्यम से उसको आप काम में ले सकते हो। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं, न्यूट्रिशन चल रहा है हमारा। पशु आहार का अधिकांश भाग, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, पशु आहार की बात कर रहे हैं। आहार में अधिकांश भाग हम कार्बोहाइड्रेट यूज करते हैं, और पौधे में आगे दिखा, देखो ये तो क्या दिया पशु का। और नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन एक साथ थोड़ा पढ़ना है, यहाँ ध्यान रखना। पशु की बात कर रहे हैं, अधिकांश चीज क्या होनी चाहिए, उसके पास कार्बोहाइड्रेट तो होना चाहिए कंपलसरी। अगर हम पौधे की बात करें, बहुत कम मात्रा में क्या मिलती है, पौधे के पास क्या मिलती है, वसा मिलती है। पौधे के पास कम उतराएगा वसा। और पशु के पास डाइट में कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि पशु के शरीर में कार्बोहाइड्रेट का परसेंटेज 1 से भी कम होता है, और पौधे में कार्बोहाइड्रेट का परसेंट बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए पौधे को कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता नहीं होती। पौधे में बहुत कम मात्रा में वसा होती है, इसलिए इसको वसा की आवश्यकता है। पशु में कार्बोहाइड्रेट कम है, इसलिए पशु को क्या चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए। तो दोनों किस्मों को एक साथ कंपैरिजन करके याद करो, मैंने दोनों को एक साथ दे दिया आगे नॉलेज के लिए। कि ये हमारा चौथा सब्जेक्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है, पांचवा सब्जेक्ट आगे स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे अधिक अंडा देने वाली मुर्गी, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये तो, ऐसे डायरेक्ट आपको दे दिया आंसर, इसमें आपको याद हो तो आंसर क्या कर देंगे इसका, लेग हॉर्न। सबसे ज्यादा अंडे देने वाली मुर्गी का नाम क्या है। वैसे ये अलग अलग था, एमपी वाली हमारी कड़कनाथ काली वाली, असेल मतलब कि हमारी क्या है, लड़ाकू, लड़ाकू हैदराबाद वाली। मीना वर्ग जो हमारा क्या, ये नाम यहाँ पे ऐसे मिन वर्ग यहाँ पे गलत लिख दिया था, ये छोड़ सकते हैं। वैसे ऑप्शन में आपको यहाँ डायरेक्ट क्या चीज़ मिल रही है, सबसे अधिक अंडे देने वाली मुर्गी का नाम पूछो तो आपको क्या करना है, लेग हॉर्न करना है। मतलब 41 नंबर से हमारा क्या स्टार्ट हो गया, यहाँ पे एलपीएम सब्जेक्ट स्टार्ट हो गए। आगे बात कर रहे हैं हम, गाय की नस्लों की बात है यहाँ पे। सबसे अधिक बाहर वाग पूछा है, वो भी गाय की देसी नस्लों की बात कर रहे हैं हम। अगर देसी नस्ल नहीं होता तो यहाँ पे एचएफ तो वैसे ऑप्शन में नहीं दे रखा है, कन्फ्यूजन करते तो एचएफ देते तो आपका बहुतों का आंसर एचएफ भी होता, क्योंकि आप ये देसी वर्ड देखते नहीं, देसी वर्ड देखते तो क्या आंसर होता हमारा यहाँ पे, अमृत महल। लेकिन ये भी भारी है, नागौरी भी भारी है, थारपुर की भी भारी है, खिलाड़ी भी भारी है। ए बी और सी में खास बात क्या है, ये तीनों किस टाइप की नस्ल है, तीनों बाहर वाग नस्ल है। लेकिन जो थारपारकर है क्या है, हमारी ड्वेल पर्पज है ये। तो इस किस्म के अकॉर्डिंग हम बात करें तो देसी नस्ल की बात भी होनी चाहिए साथ में, और बाहर वाली भी होनी चाहिए। तो बाहर वाली तो तीनों ही है, ए बैस है और तीनों है, लेकिन इन तीनों में से बाहर वाली कौन सी, हमारी अमृत महल है। राजस्थान वाले पूछते तो हम नागौरी करते हैं। अच्छी क्वालिटी की च्योन की बात करें तो किससे मिलता है, ब्लैक बंगाल से मिलता है, ब्लैक बंगाल से मिलता है। बिटल हमारी पंजाब वाली, गुरदासपुर वाली। स्रोई दो बच्चे वाली की खास बात होती है, जकराना में क्या है, जांग पे के अंदर की तरफ बड़े लंबे काले बाल, इसमें मिलते हैं जकराना में। टिपिकल जो करेक्टर है वो सबके आप याद रखो यहाँ पे। दांत का वह हिस्सा जो मसूड़ों से बाहर होता है, एल्यूलस क्या है, हमारा जो अंदर वाला एरिया है। क्राउन क्या है, बाहर वाला एरिया है। जड़, जड़ पता है, नेक मतलब बीच का एरिया है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन से पता लग रहा है कि मसूड़े के बाहर कौन सा मिलेगा, इसमें राइट आंसर हमारा क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, क्राउन मिलेगा। जो सॉकेट है वो एलोलस है, जड़ है वो रूट है, बीच में वो नेक है। बाहर की बात करें तो कौन सा है, क्राउन की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओगे, कौन सी मार्किंग से खाल की कीमत घट जाती है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। भी आपने आइडेंटिफिकेशन किया है पशुओं का, करना जरूरी है, लेकिन इसमें से एक नाम ऐसा है जिससे क्या होगा, हमारी मार्केट जो वैल्यू है पशु की घट जाती है, उसका नाम क्या है, क्या नाम आएगा उसका, ब्रांडिंग। टैटूइंग से कोई साइड इफेक्ट नहीं, पता ही नहीं लगता। ईयर नोचिंग से कोई पता नहीं लगेगा कोई यहाँ पे। अगर टैगिंग की बात करें, कंपलसरी है, पहले इनाफ के थ्रू करते थे, आजकल भारत पशुधन ऐप के थ्रू हम इनाफ का जो काम किस में कर रहे हैं, भारत पशुधन ऐप में कर रहे हैं, किसके माध्यम से कर रहे हैं, टैग लगा के 12 डिजिट का जो लगाते हैं। आगे चलते हैं, ये दोबारा से रिपीट हो गया क्वेश्चन। इसके बाद में 46 की बात करें, यहाँ पे पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। क्या आंसर आएगा,
ऑर्निथोलॉजी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोलॉजी हमारा क्या है, इन्वायरमेंट के साथ है हमारा, जो एनिमल का बात करें, ह्यूमन की बात करें, उनका जो कनेक्शन है वो किस में आता है, इकोलॉजी में आता है। ये तो आपको ऐसे क्या है ऑप्शन में दे दिया है, बर्डोलॉजी, पोल्ट्रिंग, कोई ना कोई तो ये भी ऑप्शन उत्तर करेगा, तो बिल्कुल ही रॉन्ग हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या है इसका, ऑर्निथोलॉजी। पक्षियों वाला जो हमारा जो ओस था वो कहाँ पे है, राजस्थान में, जयपुर। पोल्ट्री को पकड़ने के लिए कौन सी रोशनी उपयुक्त है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे मैंने सारे नाम दिए हैं, लेकिन ये नाम जो है तीनों नाम क्या है, थोड़ा इरिटेट करते हैं। जो ब्लू लाइट है, जैसे हम रात को ह्यूमन में भी, हम घर पे भी जो लाइट लगाते हैं, बिल्कुल काम शांत डोकाइल की बात करें, उसके लिए कौन सी लाइट यूज़ करते हैं, ब्लू लाइट यूज़ करते हैं। इससे क्या होगा, वो उसका फिर नहीं, घबराएगा नहीं, बिल्कुल वो शांत हो जाएगा, बिल्कुल डोकाइल हो जाएगा, बिल्कुल सुस्त हो जाएगा। तो कौन सी लाइट यूज़ करते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्लू लाइट यूज़ करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है यहाँ पे, थेथरिंग कौन से पशु को रखने का सामान्य व प्रसिद्ध तरीका है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये। याद हो तो, जो भेड़ है, अगर आपने भेड़ को खोल दिया तो इतना वो क्या है, एग्रेसिव नहीं होती, इतना फ्यूरियस नहीं होती, ऐसे उछल कूद नहीं करती। गाय को हम ऐसे क्या करते हैं, काबू रखते हैं, लेकिन अगर उनको आदत डाल दी जाती है, जैसे राठी गाय, साहिवाल है, उनको अगर आदत डाल दें तो वो भी क्या है, इतना भाग दौड़ नहीं करती। बफेलो तो बिल्कुल ही नहीं करती। लेकिन बकरी एक यहाँ पे ऐसा है, बकरी एक ऐसा है पशु जिसको क्या है, आप छोड़ोगे तो बार बार उछल कूद करता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए कोई ना कोई रस्सी के माध्यम से कहीं पर आपने बांध दिया उसको, तो उसी ट्रम का नाम यहाँ पे क्या है, थैथरिंग नाम है। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये, गोट के लिए आंसर आएगा इसका। पीछे मैंने टेस्ट में सीप का आंसर दिया था आपको, क्लोज ग्रेजिंग का। क्लोज ग्रेजिंग किस में है, सीप में। तो सबका एक टिपिकल क्वेश्चन बनता है, वो ठीक से उनको याद रखो। आगे हम बात करते हैं, सूअर में सबसे अधिक किस विटामिन की उपस्थिति होती है। तो राइट आंसर इसका क्या आएगा, B1। सूअर में की बात करें हम, बाकी की अगर हम बात करें, पोल्ट्री की बात करें, तो पोल्ट्री में बहुत ऐसी डिजीज हैं जो क्या है, B1 से लेके B12 तक आएंगी, आगे किस्म भी आएगा, तो वहाँ पे सारा कुछ बताएंगे। जानवर का मांस जो भारत में काला सोना के नाम से फेमस है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये, किसके साथ लिंक करता है, भैंस के साथ लिंक करता है। तो राइट आंसर क्या आएगा, वो फैलो आएगा। तो यहाँ हमारा LPM कंप्लीट होता है। 51 से 60 अभी गायनेकोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं हम यहाँ पे। ईट के करेक्टर दिखा रखे हैं, इस किस्म में क्या दिखा रखा है, चैंपिंग ऑफ जा या क्या, ग्रंटिंग साउंड किस पशु में सामान्यतः ईट के दौरान आता है। तो आपको याद हो तो किस में आता है ये, किस में आता है, शुवरी में आता है। कैंपल, कैमल में जो सीजन में बोलते हैं ईट वाला सीजन, रंट सीजन बोलते हैं, कि बारिश जो उसकी जो सॉफ्ट प्लेट होती है वो क्या होती है, बार बार बाहर निकालता है। मेयर की बात करें तो यहाँ पे लिप ऑफ, यहाँ पे सिनक्रेसी थी, लिप क्या हो जाते हैं, लिप्स एक दूसरे टच करते हैं किसके रूप में। कैटल की अगर बात करें तो इसके बहुत लक्षण थे इसमें, बहुत लक्षण कौन से थे, लोइन रिफ्लेक्स था हमारा, यहाँ पे स्निफ्टिंग था, माउंटिंग था, और इस कैटल में और क्या था हमारा, फ्लेम एंड रिएक्शन था। तो कैटल में तो 7-8 टर्म है इसमें, वो ठीक से याद रखना है। उसके बाद में जो घोड़ी का जो प्यूबर्टी स्टेज पूछ रखी है यहाँ पे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन में यहाँ पे खास तौर से ध्यान रखना, क्या दे रखा है, मंथ पूछ रखा है। याद हो तो 12 से 24, जैसे हमारे गाय में किया था, जो क्रॉस ब्रीड थी 12 से 18 की बात करें। 36 से 38 किस में था हमारा, कैमल में था। 24 से 36 किस में था हमारा, गाय जो हमारी देसी गाय है उसमें था। 18 से जो 24 है वही घोड़ी का होता है। प्यूबर्टी की बात करें यहाँ पे, मेच्योरिटी की बात नहीं हो रही। तो इस किस्म का राइट आंसर क्या बनेगा, 18 से 24 बनेगा। प्रोस्टेट ग्लैंड में लोब की संख्या पूछी, जल्दी उत्तर करोगे तो गड़बड़ कर दोगे यहाँ पे। प्रोस्टेट ग्लैंड की संख्या नहीं पूछी है, लोब की संख्या पूछी है, ध्यान रखना यहाँ पे। आपको मैंने पता है, सेमिनल जो वेसिकल है, या हमारा जो शुक्राशय की बात करें, या काउपर ग्लैंड की बात करें, वल्बो यूथल ग्लैंड की बात करें, उनकी संख्या तो कितनी है, दो दो है। लेकिन प्रोस्टेट ग्लैंड की संख्या, ग्लैंड की संख्या एक, लेकिन ग्लैंड तो एक, लेकिन लोब इसमें कितने होते हैं, दो होते हैं। ये क्वेश्चन वैसा क्वेश्चन हो गया जो पीछे आया था हमारा,
जो डीसीपी वाला किसी ने जल्दी किया तो सीपी आंसर कर दिया। इसमें अगर किसी ने जल्दी किया तो आंसर कर दिया, किसी ने बै मतलब बी। लेकिन अगर लोभ किसी ने देखा है तो इसका आंसर क्या आएगा, ए आएगा, क्योंकि ग्रंथि की संख्या एक, लोभ की संख्या दो होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके आगे बात करते हैं यहाँ पे, स्टोर हाउस ऑफ स्पर्म, शुक्राणु का घर कहाँ पे है, एपिडाइडिमस में कहाँ वो स्टोर रहता है। तो एपिडाइडिमस के तीन नाम लिख रखे हैं यहाँ पे, कैपट लिख रखा है, कोडा लिख रखा है। ये क्या है, सिर है, ये क्या है, पूंछ है, और कॉर्पस क्या है, बॉडी वाला पार्ट है। तो शुक्राणु कहाँ पे सेट रहते हैं, कोडा वाले, मतलब कोडा वाले मतलब क्या रहते हैं, टेल में रहते हैं, पूंछ में रहते हैं। तो 54 का राइट आंसर क्या बनेगा, बी बनेगा। नर पशु में मैथुन या संभोग में असमर्था मतलब क्या है, कामयाब नहीं है, मतलब क्या है, सक्षम नहीं है, कैपेबल नहीं है, क्षमता नहीं है किसकी, नर की, मतलब कोपुलेशन करने की, माउंटिंग करने की, संभोग करने की। तो कौन सी कंडीशन है, दो कंडीशन है या दोनों जो लिख रखी हैं। पहली कंडीशन में तो क्या होता है, दो कंडीशन मैंने बताई थी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो मैथुन में सक्षम नहीं है, एक दूसरा क्या, निषेचन में सक्षम नहीं है। मतलब यहाँ पे शुक्राणु में फॉल्ट मिलता है, यहाँ ऑर्गन में फॉल्ट मिलता है, जैसे फिमोसिस, पैराफिमोसिस, ये सारे नाम इसमें आएंगे। कहीं स्टोन हो गए, कहीं फ्रैक्चर हो गए, कहीं प्रोलैप्स हो गया है, कहीं पैराफिमोसिस, फिमोसिस। ये सारे नाम कब होंगे, जब मैथुन में दिक्कत आएगी तब वो कंडीशन होगी। लेकिन जो निषेचन में दिक्कत आती है, मतलब मैथुन में दिक्कत नहीं, मतलब निषेचन में दिक्कत, तब किस में दिक्कत आती है, शुक्राणु में। तो इस शुक्राणु वाले दिक्कत वाले नाम लिख रखे हैं यहाँ पे, क्या लिख रखा है, नोब्ड। यहाँ पे जो एक्रोसोम है ना, शुक्राणु का जो एक्रोसोम है उसमें फॉल्ट मिलता है। यहाँ पे शुक्राणु का जो केंद्रक होता है और केंद्रक जो झिल्ली होती है उसमें फॉल्ट। तो ये अलग टाइप से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हार्ड क्वेश्चन हो गए वो तो। आपसे पूछा जाए कि शुक्राणु के एक्रोसोम में फॉल्ट हो तो उस शुक्राणु को क्या कहते हैं, उत्तर आएगा नोब्ड। तो आपसे पूछा जाता है कि केंद्रक में या केंद्रक झिल्ली में, शुक्राणु के केंद्रक या केंद्रक झिल्ली में अगर फॉल्ट आता है उसको क्या कहते हैं, उत्तर आएगा डायडेम आएगा। तो ये किस में दिक्कत हुई, शुक्राणु में, मतलब निषेचन में। ये तो पूछा नहीं है, तो हमारा स भी नहीं होगा, द भी नहीं होगा। और ऊपर क्या दिया है ये, जनरेडिया, मतलब ये निषेचन में दिक्कत है। तो बी वाले के ही दोनों एग्जाम्पल है, बी वाले के ही दोनों एग्जाम्पल है कि उसने पूछा है मैथुन, तो मैथुन के लिए राइट आंसर क्या बनेगा, ए बनेगा। तो ठीक से इनको याद रखना कि मैथुन में दिक्कत हो तो कोंडाई कोंडाई बोलेंगे, जनराइडी किसको बोलेंगे, यहाँ पे निषेचन में दिक्कत होगी तो बोलेंगे। 56, भेड़ में अंतिम माह में अबॉर्शन किसकी वजह से होता है। गाय भैंस की बात करें तो ट्राइकोमोनास कब आया था, पहले 3 महीने की बात करें, ट्राइकोमोनास कब आता है, स्टार्टिंग में 1 से 3 महीने के अंदर। विब्रियस कब आता है, 5-6 महीने के आसपास। ब्रूसेला कब आता है, 6 से 9 के बीच में आता है। पहले ट्राइमेस्टर, गाय की बात करो, भैंस की बात करो, पहले ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर। और साल्मोनेला क्या आता है, ये भी थर्ड ट्राइमेस्टर में आता है। ये किसके लिए पूछते हैं, गाय भैंस के लिए पूछते हैं। लेकिन भेड़ का पूछ लिया, भेड़ का अंतिम माह कब होता है, 5वां होता है। तो इसमें भी ये आंसर है, जो आपने गाय भैंस वाला याद कर लिया, लेकिन गाय भैंस में तो बीच में हो गया। लेकिन अगर ट्राइमेस्टर की बात करें तो भेड़ का तो अंतिम और गाय का बीच का हो गया। तो भेड़ के लिए आंसर भी क्या आएगा, विब्रियोसिस आएगा। ठीक से याद रखना है इसको। नेक्स्ट, शीत की लंबाई, मैंने बहुजन समाज पार्टी के हिसाब से आपको पीछे याद करवाया था, याद हो तो। बी से क्या था हमारे यहाँ पे, बैरल। ये क्या था, शीत। ये क्या था, प्लंजर। यहाँ पे क्या था, 37 था, यहाँ पे 43 था, यहाँ पे 450 था। क्या पूछे, शीत की लंबाई पूछी है। शीत की लंबाई कितनी है, 443। तो राइट आंसर क्या होगा, ये होगा। ये बैरल की, ये किसकी है, ये किसकी है, प्लंजर की। 135 किसकी है फिर, फ्रेंच मिनी स्ट्रा हो या फ्रेंच मीडियम स्ट्रा हो, दोनों की लंबाई सेम होती है, वॉल्यूम अलग अलग होता है। एक में वॉल्यूम कितना होता है, 0.25 फ्रेंच मिनी में, और मीडियम में वॉल्यूम कितना होता है, 0.5 होता है। तो लंबाई दोनों की सेम होती है, मतलब क्या है, 135 mm, किसमें नापते हैं, mm में। तो जो जर्मन होती है उसका 65 होता है। इसके बाद में वही क्वेश्चन आ गया, अगर जल्दी में किया तो गलत कर दिया, प्राकृतिक योनि का पूछा है यहाँ पे।
कृत्रिम योनि का नहीं पूछा है, कृत्रिम योनि का पूछते तो उत्तर आता 42। जो प्राकृतिक योनि का होता है उसका टेम्परेचर कितना होता है 37। तो किसका होता है, जब हम थाविंग करते हैं एआई के दौरान या हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है ये मानते हैं। 42 किसका है हमारा, 42 किसका है, कृत्रिम का है। तो प्राकृतिक का टेम्परेचर कितना है 39, प्राकृतिक का टेम्परेचर 39, कृत्रिम का पूछते तो ये, मतलब तीनों क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। 39 किसका, प्राकृतिक का, 42 किसका, कृत्रिम का। और 37 थाविंग के समय जब हम गन लोड करते हैं टेम्परेचर कितना चाहिए, तो आपको आंसर क्या करना है 37 करना है। ये रेंज मैक्सिमम दे रखी है। सेक्सुअल डिजायर के नाम से जाने ईस्ट्रस साइकिल में 4 स्टेज हमारी पहले कौन सी होती है, प्रोस्ट्रस होता है, उसके बाद में कौन सी होती है, मैट होती है, उसके बाद में कौन सी डाई होती है, प्रोस्ट्रस, मैट और क्या, डाई, 4 स्टेज है। प्रोस्ट्रस को बिल्डिंग स्टेज या बिल्डिंग अप स्टेज बोलते हैं। तो ये प्रोस्ट्रस हो गया, ये तो पूछा ही नहीं है। पूछा क्या है हमारा, सेक्सुअल डिजायर पूछा है। सेक्सुअल डिजायर मतलब प्रॉपर हीट वाले जो करेक्टर है वो किस में आते हैं, ईस्ट्रस में आते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बन गया हमारा, क्या बन गया, फर्स्ट बन गया। डाइस्टस में बिल्कुल यहाँ पे रिलैक्स है, कार्पस लूटियम बनना है, 16वें दिन से रिग्रेस हो जाता है अगर कंसीव नहीं हुआ है तो। मैट में क्या होता है हमारा, ओवुलेशन। ईस्टस के खत्म गायब है इसका जिक्र कर रहे हैं। ओवुलेशन कौन सी स्टेज में होता है, उत्तर क्या आएगा, मैट ईस्टस में आएगा। इसके बाद में शरीर के मुलायम ऊतकों का द्रवित हो जाना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है। मैट्राइटिस क्या होता है, गर्भाशय में सूजन आ जाना। पाइमेट्रा क्या होता है, गर्भाशय में पस, गर्भाशय में पस तो उत्तर सी, गर्भाशय में सूजन तो उत्तर डी। अगर आपसे पूछे कि पूरा पूरा फ्लूइड है वो क्या है, अवशोषित हो गया है और ये स्टैचू की तरह हो गया बच्चा, तब उसका नाम क्या होगा, मम्मीफाइड। लेकिन यहाँ पे तो उल्टा ही कुछ पूछ रखा है, शरीर के जो मुलायम टिश्यू वो द्रवित हो गए, मतलब पानी पानी हो गए, पानी हड्डी, पानी हड्डी, तब उसका नाम क्या होगा, मैसीरेशन। ये तो सबका सही होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, मैसीरेशन बनेगा। फोरामेन ट्राई ओशियम का बात करते हैं, किस में होता है, ये क्वेश्चन पूछते हैं, यहाँ तो पूछा नहीं है वो। पहला क्वेश्चन अलग से मैं पूछ रहा हूँ, आगे के लिए पूछ रहा हूँ। फोरामेन ट्राई ओशियम, ये देखो यहाँ पे चेंज हो गया है वर्डिंग। 60 तक हमारा क्या कंप्लीट हो गया, गायनेकोलॉजी कंप्लीट हो गया है। अब हमारा यहाँ पे क्या स्टार्ट हो रहा है, एनाटोमी स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे। फोरामेन ट्राई ओशियम, ट्राई का मतलब 3 हड्डियों का कॉम्बिनेशन है, हमें कोरोकोइड है, एक हमारा क्या है फर्कुला है, एक हमारा क्या है स्केपुला है। तीनों के जॉइंट से जो बनता है उसका नाम है फोरामेन ट्राई ओशियम बनता है। तीनों के जो कॉम्बिनेशन होता है वहाँ पे छेद होता है। किसमें मिलता है, उड़ने में सहायता करता है, तो किसमें मिलता है ये, किसमें मिलता है, बर्ड्स में मिलता है, पक्षी में मिलता है, मतलब पोल्ट्री में मिलता है। तो उन तीनों बोनों में से यहाँ पे कौन सी बोन दे रखी है, उत्तर हमारा क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, मीन्स से आ जाएगा, मतलब क्या आ जाएगा, स्केपुला आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्ट के दाहिने साइड में किसी को लेफ्ट राइट का पता अब तक नहीं है, इतने बड़े बड़े हो गए हो, अगर ये नहीं पता है तो इसका मतलब है ना ये क्वेश्चन भी गलत हो सकता है। सबसे सिंपल 100 में से सबसे सिंपल क्वेश्चन था ये, फिर भी ये भी बहुतों का गलत मिलेगा। राइट साइड में कैसा बहता है, कैसा बहता है, कैसा बहता है, अशुद्ध रक्त बहता है। थोड़ी सी मैं स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ यहाँ में। जब भी हम बात करते हैं हार्ट की बात करते हैं, लेफ्ट साइड में जो हमारा बायां जो आलिंद है, ऊपर आलिंद है नीचे नील है, बाएं आलिंद में शुद्ध रक्त कहाँ से आता है, अगर स्टार्टिंग की बात, लंग्स है। लंग्स ने प्यूरिफाई कर दिया, ऑक्सीकृत हो गया है, वो प्योर हो गया है। लंग्स ने किसके पास भेज दिया, बाएं नीले के पास भेज दिया। बाएं नीले से बाइकस्पिड वाल्व, और क्या है उसको हम क्या बोलते हैं, मिट्रल वाल्व बोलते हैं, उसकी ओपनिंग के माध्यम से कहाँ गया, बाएं नीले में आ गया। वहाँ से जो हमारा जो सेमिनुलर वाल्व है उसके माध्यम से वहाँ से निकलेगा, तो निकलेगा तो ओर्टा से बॉडी के पास जाएगा। तो लंग्स से बॉडी तक, दोबारा की बात कर रहे हैं, ऑर्गन, बॉडी के जो ऑर्गन है, लंग्स से शुद्ध स्टार्ट हुआ था बाएं आलिंद में, बाएं नीले में, और उसके बाद में जो लंग्स से जो आया था बाएं नीले के पास में आया था, जो किसके माध्यम से आया था वो भी वहाँ पे याद करना है, उसका नाम क्या है, पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन में, वैसे बाकी जो वेन होती है उनमें क्या होता है, अशुद्ध होता है, लेकिन पल्मोनरी वेन में शुद्ध रक्त बहता है। तो उसके माध्यम से लंग्स ने किसको दे दिया, पल्मोनरी वेन ने किसको दे दिया, बाएं आलिंद को दे दिया। बाएं आलिंद से मिट्रल वाल्व या बाइकस्पिड वाल्व के माध्यम से कहाँ पे आ गया, वो बाएं नीले में आ गया, वहाँ से सेमिनल वाल्व के माध्यम से
किसके पास पहुंचा, ओर्टा के पास पहुंचा, ओर्टा ने बॉडी टिश्यू को दे दिया, यहाँ तक शुद्ध का जिक्र होता है। इसके बाद में बॉडी ऑर्गनों ने उसको काम में ले लिया, काम में ले लिया तो क्या हो गया, वो अशुद्ध हो गया। यहाँ से अगर जो धमनी है हमारी, पश्चिम महाधमनी है, वेना केवा जिसको इंग्लिश में कहते हैं, वो कलेक्शन करेगी, और वो कलेक्शन करके अब कहाँ भेजना है उसको, दाएं अलिंद में भेजना है। दाएं अलिंद में आ गया, दाएं अलिंद के बाद में अब क्या खुलेगा, ट्राइकस्पिड वाल्व खुलेगा। ट्राइकस्पिड वाल्व खुलेगा तो नीचे क्या आ जाएगा, दाएं दाएं निल्ले में आ जाएगा। दाएं निल्ले से वो सेमिनल वाल्व खुलेगा। वहां से जो अब निकलेगा, अब किसके माध्यम से, पल्मोनरी आर्टरी, जिसमें वैसे आर्टरी में शुद्ध बहता है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी है जिसमें अशुद्ध बहता है, वो वहां से लेके लंग्स को दे देगी, लंग्स में प्यूरिफायर होगा। यह सिस्टम चलता रहता है, 24 घंटे चलता रहता है, जिसपे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। अगर कंट्रोल होगा तो गड़बड़ हो जाएगी। तो राइट आंसर क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मैंने पूरा हृदय चक्र आपको कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम समझा दिया 5 मिनट के अंदर अंदर में। तो ये क्या था हमारा 62 का राइट आंसर क्या आएगा, ए आएगा। इसके बाद में किसी जंतु की फीमर की अब बात करें, किस जंतु की फीमर की बात करें जिसमें क्या होता है, थर्ड ट्रोकेंटर होता है। बाकी दो होते हैं ट्रोकेंटर, मेजर माइनर सब में होता है, लेकिन घोड़ा एक ऐसा है जिसमें क्या होता है, यहाँ पे थर्ड ट्रोकेंटर भी फीमर में मिलता है। ट्रोकेंटर नाम दिखते ही आपको फीमर उत्तर करना है पहले, तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में जब भी थर्ड पूछे तो घोड़े के ऊपर जाओगे आप, तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कुत्ते की वक्ष कशेरुका की संख्या कितनी होती है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना। जल्दी सोचते हो ना तब आप रिप्स सोच लेते हो, और रिप्स सोचोगे तो गड़बड़ हो जाएगी यहाँ पे। वक्षीय मतलब ये स्पाइनल कॉर्ड का जिक्र हो रहा है यहाँ पे, थोरेसिक वर्टिब्रा का जिक्र हो रहा है यहाँ पे। थोरेसिक वर्टिब्रा इजिकल टू रिब्स की संख्या, लेकिन पेयर में नंबर ऑफ पेयर किसका, रिब्स का, इक्वल टू किसका होता है, वर्टिब्रा। जितनी वर्टिब्रा होती हैं उतनी हमारे रिब्स की जोड़ी की संख्या होती है। ठीक से याद कर लेना इस लाइन को। तो 7 किस में होती है, तो फाउल में होती है। पूछा किसका, कुत्ते का। गाय और कुत्ते में सेम होती है, तो उत्तर क्या आएगा, 13। 14 15 ये सूअर में मिलेगा। 18 किस में मिलेगा, 18 किस में मिलेगा, सबसे ज्यादा इसी में होती है, किसमें, घोड़े में। नेक्स्ट, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, जॉइंट कैविटी किस प्रकार के जोड़ में उपस्थित नहीं होती। जॉइंट कैविटी किस में नहीं होती, दो में नहीं होती। यहाँ पे कौन से दो हैं, फाइब्रस में नहीं होती। फाइब्रस कहाँ होता है, स्केपुला, सॉरी वो स्कल स्कल। जो खोपड़ी वाले जितने भी हमारे फ्यूज्ड जो जॉइंट हैं उसमें सब में किस टाइप का जॉइंट होता है, हमारा फाइब्रस। अगर हम बात करते हैं कार्टिलेजिनस की बात करते हैं, ये हमारे जो पेल्विक सिम्फाइसिस है, प्यूबिक सिम्फाइसिस है, वहाँ पे जो मिलता है ये मतलब रियल जॉइंट नहीं है। ए वाला और बे वाला जो रियल जॉइंट होता है उसका नाम होता है साइनोवियल। और साइनोवियल में क्या मिलती है, जॉइंट कैविटी मिलती है। जितने भी हमारे बॉल एंड सॉकेट, पिवट जॉइंट, जितने भी यहाँ पे हिंज, जितने भी नाम है हमारे यहाँ पे, वो सारे के सारे किसके एग्जाम्पल मिलते हैं, साइनोवियल के मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे नहीं का पूछा है, नहीं का पूछा है तो ये दो होंगे। कौन कौन से होंगे, ए और बी होगा। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या पड़ेगा, सी बनेगा। नेक्स्ट है, मुर्गी में ग्रंथिल। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 13 जून के हिसाब से इसको ठीक से याद कर लेना। बार बार मैंने बताया दो चीजें हमारे यहाँ पे मुर्गे की बात करते हैं। एक तो है ग्लैंडुलर पार्ट, ग्रंथि वाला पार्ट, मतलब सच्चा आमाशय है, ट्रू स्टोमक, क्योंकि ग्रंथिल वाले में पाचक एंजाइम होते हैं। ग्रंथिल वाले में पाचक एंजाइम होते हैं। दूसरा बचता है मस्कुलर पार्ट। मस्कुलर पार्ट, मस्कुलर पार्ट में मसल्स होती है, मतलब वहाँ पे कॉन्टेक्ट नहीं है। मस्कुलर पार्ट तो किसके पास होता है, पेशनिंग गिजार्ड के पास होता है, मतलब यहाँ पे पीसने का काम करता है। लेकिन ग्रंथिल पार्ट किसके पास होता है, सच्चा आमाशय मुर्गे में क्या कहलाता है, सच्चा आमाशय मुर्गी में कौन कहलाता है, प्रोवेंट्रिकुलस। प्रोवेंट्रिकुलस कहलाता है, तो राइट आंसर तो यही बनेगा। लेकिन इसके ऊपर अलग जो किसने वो ठीक से याद रखना है कि प्रोवेंट्रिकुलस सच्चा आमाशय होता है। इसमें क्या होता है, मांसपेशियाँ होती हैं, जिस सॉरी इसमें क्या होती है, ग्रंथियाँ होती हैं। ग्रंथियाँ के पास क्या होता है, एंजाइम होता है। और ये एंजाइम क्या काम करते हैं, फिर हमारे पाचन में सहायता करते हैं। क्रोप क्या रह गया फिर, इसोफेगस आती है, बीच में फूलती है, उस पार्ट का नाम क्या है, क्रोप है। वहाँ पे स्टोर होता है खाना। उसके बाद में क्रोप के बाद में किसके पास जाता है, प्रोवेंटिकुलस के पास में जाता है। उसके बाद में गिजार्ड बच्चे कुर्सी को क्या करती है, पीस देती है। फोर आर्म बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। जो भी
आर्मी वगैरह की तैयारी करते हैं उनको सबको पता है, हमारी ये आर्म होती है, आर्म में ह्यूमरस होती है, फोर आर्म में हमारा रेडियस अल्ना होता है। तो रेडियस अल्ना कहाँ दे रखे हैं, यहाँ पे 63 में क्या दे रखा है, सी ऑप्शन में दे रखा है। फोर आर्म बोन कौन सी किसको बोला जाता है, रेडियस अल्ना, बिल्कुल सिंपल। रेडियस स्केपुला हमारे पीछे चिपकी रहती है। कार्पल हमारा क्या आता है यहाँ, उसके बाद मेटा कार्पल क्या है, हथेली में जो है उसका नाम क्या, मेटा कैनन बोन जिसको बोलते हैं। मेटाकार्पल हो चाहे मेटाटार्सल हो, इनको क्या बोलते हैं, कैनन बोन बोलते हैं। नेक्स्ट है एपिडर्मिस का वह लेयर जो क्या है, बैरर लेयर कहलाती है, मतलब बीच में यहाँ पे माध्यम का काम करेगी, मतलब बैरियर का काम करेगी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। ये अंदर से बाहर की, जो मैंने यहाँ पे ऑप्शन ले रखे ABCD, ये अंदर से बाहर की ओर है। वैसे 5 लेयर होती है यहाँ पे, एक जर्म लेयर ऊपर और बढ़ जाती है जिसमें मेलेनिन जो वर्णक होता है जिससे कलर आता है, वो 5वीं लेयर होती है। कोरियम क्या है, बिल्कुल ये अंदर है, केरेटिन वाली है। ए- चौथी वाली जो स्पाइनोसम जो लिख रखा है, इसमें इन दोनों में केरेटिन होता है, इन दोनों में क्रिएटिन है। ल्यूसीडम, यही इसका राइट आंसर है। जो बैरियर वाली है, जो नीचे से 2 नंबर वाली है, जिसका नाम है ल्यूसीडम। ल्यूसीडम में क्या होता है, यहाँ पे इलाइडिन, इलाइडिन यहाँ पे क्रिएटिन। जैसे बाकी में इन दोनों में क्या है, क्रिएटिन है, इसमें क्रिएटो हाइलिन है। ग्रेनुलोसम में क्या है, क्रिएटो, यहाँ पे क्या है, क्रिएटो हाइलिन है। इन दोनों में क्या है, क्रिएटिन है। लेकिन इसमें कौन सी है, इलाइडिन, इलाइडिन नाम की प्रोटीन होती है जो बैरियर का काम करती है, बीच में यहाँ पे आवागमन को क्या करती है, रोकने का काम करती है। तो एपिडर्मिस में 5 लेयर होती हैं, 4 यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं। पांचवा जो जिसको हम बात कर रहे थे, जो मेलपीगी वाला जो वर्णक वाला काम है, जो जर्म लेयर है, वो 5वीं लेयर है, ऊपरी ऊपर होती है। तो अंदर ये